स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो अपनी ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर है। इसमें जो जो मेन टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं ना, तो मैं पहले उस पर बात कर लेता हूँ। देखो, सबसे पहले हम समझेंगे रिसोर्स क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, फिर हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, जो हम ऑलरेडी इकोनॉमिक्स की चैप्टर फर्स्ट में ही पढ़ चुके हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर रिसोर्स की क्या प्लानिंग है इंडिया के अंदर, और लैंड रिसोर्सेज क्या क्या है, फिर उनका यूज कैसे करते हैं, लैंड यूज पैटर्न क्या है इंडिया में, और फिर जो हमारी लैंड डिग्रेड होती जा रही है और उसको कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं, सॉइल हमारे लिए क्या रिसोर्स है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट इज अ रिसोर्स। रिसोर्स होता क्या है? तो रिसोर्स कुछ भी हो सकता है जो यूजफुल है हमारे लिए, एनीथिंग दैट इज यूजफुल टू अस, ठीक है ना, और उससे हम हमारी जरूरतें और चाहतों को पूरा कर सकें। अब जायज बात है वो चीज, जैसे अगर हम ध्यान से समझे, यूजफुल कोई चीज कब होगी? जब हमारे को उसकी जरूरत हो या हमारे को उसकी चाहत हो। अगर रास्ते में आप जा रहे हो और एक पत्थर पड़ा हुआ है, वो पत्थर हो सकता है किसी के लिए बड़ा यूजफुल हो और हो सकता है किसी के लिए यूजफुल नहीं हो, तो इट डिपेंड्स टू पर्सन ऑल्सो। तो अगर हम बात करें तो देखो, जनरली वो रिसोर्स क्या हो सकता है? रिसोर्स हो सकता है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, वी कैन यूज इट विद आवर करंट टूल्स, मतलब हमारे पास जो हथियार है हम उसके साथ इस्तेमाल कर सके, या इकोनॉमिकली फीजेबल भी हो, अफोर्डेबल भी हो, ऐसा नहीं हो कि हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते, अफोर्डेबल भी हो, या कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, ऐसा हो कि भाई कल्चरली उसको एक्सेप्ट भी किया जा सकता है समाज में, कब पता चले वो चीज समाज में एक्सेप्ट नहीं होगी। तो कुछ भी रिसोर्स हो सकता है अगर वो तीन चीज आपकी सेटिस्फाई करता हो या तीन चीज को रखता हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। क्या क्या हो सकता है? रिसोर्स, एनीथिंग दैट इज यूजफुल टू अस, दैट हेल्प्स अस टू मीट आवर नीड्स एंड वांट्स, जिससे हमारी जरूरत या हमारी चाहत, जरूरत और चाहत में फर्क होता है, चाहत जरूरत नहीं होती और जरूरत चाहत नहीं होती, ठीक है ना। जरूरत चाहत होती है लेकिन चाहत जरूरत नहीं होती है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो इसका मतलब जायज बात है आप उसको चाहते भी हो, लेकिन अगर आपको किसी चीज की चाहत है तो जरूरी नहीं है कि वो आपकी जरूरत हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बड़ा सा लैपटॉप, महंगा सा लैपटॉप या महंगी सी गाड़ी दे दूं, तो ये आपकी वांट हो सकती है लेकिन आपकी जरूरत नहीं है। तो रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल भी हो, मतलब हम उसे एक्सेस भी कर सकें, मतलब उसको हम एक्चुअल में इस्तेमाल कर सकें। अगला, इकोनॉमिकली वो फीजेबल हो, मतलब अफोर्ड भी कर सके। और तीसरा, जो समाज में एक्सेप्ट भी किया जा सकता है, मतलब लोग उसको एग्री भी करें कि हाँ ये इस्तेमाल हो सकता है। देखो वही सेम चीज है, ह्यूमन बींग्स, जो इंसान है, वो टेक्नोलॉजी और फिजिकल नेचर, एनवायरनमेंट और संस्थाओं, जो है हमारा रिलेशन है, वो इन तीनों चीजों पर डिपेंड है। हम टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी हमसे डिपेंड करती है, हमारा जो एनवायरनमेंट है और हम जो है एनवायरनमेंट, वो हमसे एक दूसरे, हम क्या रिलेशनशिप हमारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। और जो संस्थाएं हम बना रहे हैं वो हमारे, हम उस पर डिपेंड करते हैं और वो संस्थाएं हमारे पर डिपेंड करती हैं, ठीक है। सिंपल मतलब ये है, जो भी चीज हमारे लिए यूज हो, जिसको जो हमारे लिए यूजफुल हो, वो हमारा रिसोर्स है। रिसोर्स का सिंपल मीनिंग है, और ये 3 लाइन याद कर लेना बहुत है, ठीक है। अब रिसोर्स के अगर टाइप्स की बात करते हो, देखो ये बुक में ही था, रिसोर्स जनरली 2 है, नेचुरल और ह्यूमन। नेचुरल जो प्रकृति से मिले, और ह्यूमन जो हमने बनाए हो या फिर हम लोग खुद। नेचुरल कुछ ऐसे होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल मतलब जो एक टाइम बाद फिर से यूज करने के बाद रीन्यू हो जाते हो, लेकिन नॉन रिन्यूएबल जो एक बार आप इस्तेमाल करो तो हो सकता है वो रिसाइकल नहीं हो, मतलब उन्हें एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज नहीं कर सकते, या फिर अगर आप कर सको तो कुछ ऐसे हैं जो रिसाइकल हो सकते हैं, फिर से दोबारा बन सकते हैं। इट इज नॉट अबाउट कि कितने टाइम में बन रहे, लेकिन फिर से बन सकते हैं। और अगर आप रिन्यूएबल की बात करोगे तो कुछ ऐसे हैं जो कंटिन्यूस आप यूज करते हो, और कुछ बायोलॉजिकल है, कंटिन्यूस यूज जैसे हवा, पानी, और ये यहीं पे खत्म हो जाता है। और बायोलॉजिकल में जो आपका नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट आ जाता है, या वाइल्ड लाइफ, आपके जानवर आ जाते हैं, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्स हैं। और अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो हमारे कोई संस्थाएं या स्ट्रक्चर या हमारी कोई इंस्टीट्यूशन। और वहीं अगर हम बात करें क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ये भी ह्यूमन रिसोर्स के अंदर ही आता है। एक एक करके हम समझेंगे। अच्छा, अगर हम रिसोर्स की बात करें ओरिजिन के बेसिस पे, ओरिजिन मतलब किस जगह, किस ओरिजिन से वो आ रहे हैं, जैसे बायोटिक रिसोर्स और अबायोटिक रिसोर्स, इसके कुछ एग्जांपल है ये दोनों, ओरिजिन के बेसिस पे जो हमारे रिसोर्स होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे रिसोर्स के टाइप्स बताओ, एक्सप्लेन करो रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो रिसोर्स हमारे ओरिजिन के बेसिस पे, कहाँ से वो निकल रहे हैं, ओरिजिन मतलब कहाँ से आ रहे हैं, तो बायोटिक है, अबायोटिक है। बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स से रिसोर्स निकले, एग्जांपल एनिमल, प्लांट, ह्यूमन, फॉरेस्ट।
और अबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग थिंग्स हो, जैसे वाटर, एयर, मिनरल, मेटल, ये सब चीजें। ठीक है। रिसोर्स की अगर हम बात करें, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब थकावट के ऊपर, एक टाइम बाद यूज करो, रिसोर्स थक जाए और फिर इस्तेमाल ना हो सके। लेकिन इनएग्जॉस्टिबल मतलब एक टाइम बाद इस्तेमाल करो, फिर इस्तेमाल करो, फिर इस्तेमाल करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, रिन्यू हो सके। तो रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जिनको आप बार 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 इस्तेमाल कर सको, रीजनरेट कर सको, जैसे आपकी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, जंगल। अगर आप केयरफुली यूज करो तो पानी और जंगल खत्म नहीं होंगे, लेकिन अगर आप इसका भी गलत गंदे भर भर के यूज करोगे तो ये खत्म हो सकता है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स जो लिमिटेड हैं, इनको बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में, जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये एग्जॉस्टिबल है। तो देखो, एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब थकावट जो एक टाइम बाद खत्म हो जाए, उसके ऊपर बात करें। मालिकता, ओनरशिप के ऊपर अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे रिसोर्स है जो इंडिविजुअल रिसोर्स है, मतलब किसी अकेले, जैसे मेरा घर है, मेरा अकेले का घर है, किसी का इस पर अधिकार नहीं है, तो ये मेरा रिसोर्स है ना, प्राइवेट इंडिविजुअल। लैंड अगर एक फार्मर का हो, या घर हो, या कार हो, या कुआं हो, वो इंडिविजुअल का होता है। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो पूरे ग्रुप के होते हैं, समाज के होते हैं, मंदिर, मस्जिद, है ना, विलेज, पॉन्ड्स, पार्क, प्लेग्राउंड, पब्लिक वाले कुएं जो सबके लिए हो। रिसोर्स की अगर हम बात करें, नेशनल रिसोर्स भी होते हैं भैया, इंटरनेशनल रिसोर्स भी होते हैं। नेशनल रिसोर्स जो हमारे देश, जो हमारी कंट्री या गवर्नमेंट से बिलोंग करे, हमारे देश का रेलवेज, रोड, फॉरेस्ट, मिनरल्स। और इंटरनेशनल रिसोर्स जो किसी भी सिंगल कंट्री को बिलोंग नहीं करता हो, किसी एक देश को बिलोंग ना करता हो, वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के ऊपर होता है। देखो ये चीज ध्यान रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ईईजेड, जो 200 किलोमीटर एक कंट्री से दूर हो, जैसे एक कंट्री है और उसका यहाँ से 200 किलोमीटर तक दूर, जैसे एक कंट्री है और ये कंट्री है, ये कंट्री के बीच में मान लो 500 किलोमीटर का गैप है। कितने का? यहाँ से 200, यहाँ से 200, इसके बीच में 100 बच गया। ये इंटरनेशनल रिसोर्स है। यहाँ कोई भी संसाधन पाया जाएगा तो वो इंटरनेशनल रिसोर्स कहलाएगा। अगर 200 किलोमीटर पहले पा गया, मान लो 150 पे पा गया, तो वो इस देश का कहलाएगा। और 200 किलोमीटर यहाँ पा गया इसके पहले, तो वो इसका है। इसके उस पर अधिकार नहीं है, उसका इस पर अधिकार नहीं, वो उसका नेशनल रिसोर्स है। लेकिन बिल्कुल बीच में पाया गया, दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्स। और इसको कौन बांटेगा? तो इसको इसके आसपास के देश मिलकर ही बांट लेते, सरकार बंटवा देती है आपस। ठीक है, क्लियर? अगर हम स्टेटस या डेवलपमेंट के हिसाब से बात करें, नेक्स्ट हमारा टाइप है स्टेटस और डेवलपमेंट, यानी कि कैसा रिसोर्स का विकास हो रहा है या क्या उसका स्टेटस है। तो भैया कुछ होते हैं ऐसे रिसोर्स जिन्हें पोटेंशियल रिसोर्स कहते हैं, मतलब जो एक रीजन में प्रेजेंट होते हैं लेकिन अभी तक फुल्ली यूज इस्तेमाल नहीं हो रहे, जैसे सोलर एनर्जी इन राजस्थान, विंड एनर्जी इन गुजरात। तो ऐसे रिसोर्स हैं जो उस रीजन में पाए तो जाते हैं लेकिन अभी तक पूरे सही तरीके से हम इसका इस्तेमाल नहीं करते। पोटेंशियल रिसोर्स मतलब ऐसा रिसोर्स जिनकी काबिलियत ज्यादा है लेकिन उनका उस तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। समझ में आया? और ऐसे रिसोर्स डेवलप मतलब जो काबिलियत तो है उन रिसोर्स की और हम उसको वैसा पूरे देश में या पूरे राज्य में इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ऑलरेडी सर्वेड है और यूज भी हो रहा है। जैसे कोल माइंस झारखंड में और आयरन का एक्सट्रैक्शन हो रहा है उड़ीसा में। उड़ीसा में आयरन का एक्सट्रैक्शन पाया जा रहा है तो हम आयरन निकाल रहे हैं और यूज कर रहे हैं। झारखंड में कोल की माइंस है, निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लो कहीं पर खादान हो और हम नहीं निकाल पा रहे, हमें निकालना नहीं आता या हमें पता नहीं है या हम ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, तो वो पोटेंशियल रिसोर्स कहला जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो ये किसके ऊपर है? किस क्या डेवलपमेंट का स्टेटस है उस देश में, उस रिसोर्स का। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? चलें आगे। इसके बाद मेरे भाई स्टॉक एक टॉपिक आता है, रिजर्व एक टॉपिक आता है। ये चीज ध्यान से समझना, स्टॉक क्या कहलाता है, रिसोर्स। ऐसा रिसोर्स जो अवेलेबल भी है लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको इस्तेमाल करने की। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन फ्यूल तो बन सकता है लेकिन अभी तक वाइडली यूज नहीं हुआ है। हाइड्रोजन से फ्यूल बना सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, हाइड्रोजन गन्ने में इस्तेमाल करके आप देखोगे हाइड्रोजन से हम फ्यूल बना सकते हैं, लेकिन अभी तक ये वाइडली यूज नहीं करते। तो ये हमारे लिए स्टॉक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास है तो सही लेकिन हमें पता नहीं है इसका ढंग से इस्तेमाल कैसे करें, या हमारे आ नहीं रहा हमें इस्तेमाल करना। और रिजर्व जो स्टॉक का ही पार्ट है और हमें पता है कैसे इस्तेमाल करना है, बट वी आर नॉट यूजिंग देम नाउ। मतलब हमें आता है इस्तेमाल करना, हाइड्रोजन से फ्यूल कैसे बनाए, लेकिन हम कर नहीं रहे, अभी नहीं कर रहे। तो वो उस टाइम पे क्या कहला जाएगा? रिजर्व। रिजर्व मतलब ऐसी चीज जो आपके पास पड़ी है, इस्तेमाल में है, लेकिन आप उसको अभी क्या कहते हैं, इस्तेमाल कर नहीं रहे हो। आपको आता है इस्तेमाल करना लेकिन आप अभी कर नहीं रहे हो। लेकिन स्टॉक वही कहला जाएगा, आपके पास है, पड़ा है, आपको आता नहीं इस्तेमाल करना और कर भी नहीं रहे। कोई दिक्कत तो नहीं स्टॉक और रिजर्व में। पॉइंट्स टू रिमेंबर,
इंडिया एक रिच है नेचुरल रिसोर्स, मतलब इंडिया नेचुरल रिसोर्स में रिच है। ह्यूमन रिसोर्स की नहीं बात हो रही, नेचुरल की बात हो रही है। जैसे कि कोयला, मिनरल, फॉरेस्ट, जंगल, नदियां, फर्टाइल लैंड जहां पे अच्छी खासी खेती बाड़ी हो सकती है। बट रिसोर्स आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि इंडिया में जो रिसोर्स बटे हुए हैं ना, वो हर राज्यों में या फिर बराबर से बटे हुए नहीं है। किसी राज्य में किसी चीज की बहुत ज्यादा कमी है और वहां पर किसी दूसरे में उसकी बहुत ज्यादा पूर्ति हो रही है, मतलब ज्यादा पड़ा हुआ है वो। some people have some places have more and some have less। इसीलिए इनकी प्लानिंग और इनको बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी प्लानिंग करना अच्छे से और फिर इनको बचाना। इंसान जो है सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है, बिकॉज दे नो हाउ टू यूज नेचुरल रिसोर्स स्मार्टली। इंसान सबसे बड़ा रिसोर्स कहलाता है क्योंकि उसे पता है नेचुरल रिसोर्स को बेहतर कैसे इस्तेमाल करा जा सकता है। कोई दिक्कत इसमें? चले आगे, चलो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। आओ रिसोर्सेज का विकास करें। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का मतलब क्या है? बोलता है इसका मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्स है उसका केयरफुली, बुद्धि के साथ, करंट इस्तेमाल, करंट जरूरतों को देखते हुए और फ्यूचर में कोई हार्म ना हो उसको देख दाख के अच्छे से बेहतरीन तरीके से उसका इस्तेमाल करना। यानी कि डेवलपमेंट करना रिसोर्स की मतलब केयरफुली, वाइजली अपनी जरूरतों को पूरा करना बिना कोई भविष्य को हार्म करे। सिंपली अगर हम रखें तो इसका मतलब रिसोर्स को यूज करना स्मार्ट और बैलेंस तरीके से, ताकि हम आज भी डेवलप कर सके और कल के लिए भी बचा सके। कोई दिक्कत तो नहीं? कहता है डेवलपमेंट रिसोर्स की जरूरी क्यों है? कहता है इसके 3 कारण है। रिसोर्स लिमिटेड है, हमारे पास संसाधन की कमी है, और उसका बराबर से बंटवारा नहीं है, और तीसरा हम उसका यूज भी ज्यादा करते हैं तो उससे एक प्रॉब्लम भी हो जाती है। कोई प्रॉब्लम इस टॉपिक में? कोई दिक्कत? एक बार फिर से पढ़ता हूँ। कहता है रिसोर्स का विकास होना क्यों जरूरी है? हमारे पास रिसोर्स लिमिटेड है, उसका बराबर बंटवारा नहीं है, और अगर हम ज्यादा यूज करेंगे तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम है, 3 कारण है। कोई दिक्कत तो नहीं? इसके बाद आपको कहता है अनप्लान और केयरलेस यूज अगर हम करें तो एनवायरमेंट, जैसे वही अगर ज्यादा यूज करोगे तो ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है, लैंड डिग्रेड हो सकती है, कम धीरे धीरे कम हो जाए जमीन, पोल्यूशन हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी जो हमारे वाइल्ड लाइफ है, फॉरेस्ट है, हम उसे खो देंगे, ये भी हो सकता है। क्या करना चाहिए? बोलता है आप इन प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो, आपको रिसोर्स का प्लान करना चाहिए और आपको बचाव करना चाहिए, सस्टेनेबिलिटी करनी चाहिए और नई नई टेक्नोलॉजी या लॉज या अवेयरनेस को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आप इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सको। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? इसमें पॉइंट्स याद करें। द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स इज कनेक्टेड विद द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कहता है जो आप डेवलपमेंट करना चाहते हो ना रिसोर्स का, वो एक्चुअल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही आइडिया है। मतलब विकास तो करना है, लेकिन ऐसा विकास करना है जिससे विकास भी हो और भविष्य में उसका कोई नुकसान भी ना हो। तो जो आप आज रिसोर्सेज को विकास करना चाहते हो वो एक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही आइडिया है। इंडिया एक्सपीरियंस कर चुका है एक नेगेटिव इम्पैक्ट, इसको ज्यादा ओवर यूज करना। किस किस को? जमीन को और जंगलों को इंडिया ऑलरेडी देख चुका है ज्यादा यूज करके क्या हुआ है। सॉइल इरोजन हुआ है, मिट्टी उड़ गई है, खराब हो गई है, डिफोरेस्टेशन हुआ है और क्लाइमेट के इश्यूज आए। इन चीजों को दूर करने के लिए आपको 3 चीजें करनी चाहिए। रिसोर्स की प्लानिंग, कुछ ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करना है जो इको फ्रेंडली हो, हमारे एनवायरनमेंट में फ्रेंडली हो, और एक एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लॉ लाने चाहिए। मतलब ऐसे लॉज लाओ जो कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो उस पर अगेंस्ट सख्त कार्रवाई की जाए। कोई दिक्कत? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब इस रिसोर्स को इस तरीके से इस्तेमाल करना कि हमारी जरूरत भी पूरी हो जाए और हम फ्यूचर जनरेशन को हार्म भी ना कर सके अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए। सिंपल तरीके से मतलब रिसोर्स को बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना, वाइजली यूज करना, बुद्धि लगा के, ताकि प्रेजेंट और फ्यूचर जनरेशन दोनों का बेनिफिट हो सके। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्यों जरूरी है? क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। क्लियर है? ओवर यूज करते हैं हम रिसोर्स का, वो हमारे एनवायरनमेंट को हार्म करता है। वी आर सीइंग प्रॉब्लम्स लाइक क्लाइमेट चेंज, पॉल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी धीरे धीरे खोती जा रही है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसलिए जरूरी है बिकॉज रिसोर्स लिमिटेड है और उसके साथ साथ हम इसको ओवर यूज कर रहे हैं। और जब हम ओवर, वही वाली प्रॉब्लम तो लिख दो कि वो क्या डेवलपमेंट, जो हमने ऊपर क्या पढ़ा कि जो भी डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स है वही क्या है, जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स है वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जो भी आप रिसोर्स को डेवलप करना चाह रहे हो वही तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। तो वही तो है कि हम क्या क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज होता जा रहा है, पोल्यूशन, बायोडाइवर्सिटी आ रही है। अगर हम इनका सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फ्यूचर जनरेशन को सफर करना पड़ेगा।
की फीचर बताओ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। कहता है बैलेंस करना एनवायरनमेंट को, इकोनॉमी को, सोसाइटी को बढ़िया तरीके से, तीनों को आपस में बैलेंस करना है। एनवायरनमेंट भी सही रहे, हमारी इकोनॉमी भी सही रहे, मतलब इकोनॉमी मतलब हमारा देश ग्रो भी करे, और हमारे समाज में भी सब चीजें सही रहे। नेचुरल रिसोर्स को बचाओ, ठीक है ना, इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करो, रिन्यूएबल रिसोर्स को यूज करो जो ज्यादा से ज्यादा रिन्यू हो सके, पॉल्यूशन को कंट्रोल करो, और केयरफुल प्लानिंग करो किसी भी रिसोर्स को यूज करने से पहले। बाकी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपकी एनसीईआरटी में था, आप देखोगे जब बुक में, तो ये रियो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। रियो दे जेनेरियो ब्राजील के अंदर हुआ था ये। मोर देन 100 कंट्रीज ने इसके अंदर पार्टिसिपेट करा था, और इसका मेन मकसद था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और इन्होंने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के ऊपर बात करी थी। रिजल्ट हुआ क्या कि इन्होंने एक एजेंडा 21 बनाया। ये एजेंडा 21 क्या बनाया भैया? एजेंडा 21 में ग्लोबल एक्शन प्लान बनाया, जिसमें वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकें 21वीं सदी में, जो भी अभी चल रही है, हमारी 21वीं सदी चल रही है, अभी हम 2000 से लेकर 2100 तक है, तो 21वीं सदी चल रही है। और इसमें हम किस चीज पर फोकस करेंगे? एनवायरनमेंट जो हमारा डैमेज हो रहा है उसको देखेंगे, गरीबी को दूर करेंगे, और हेल्थ, एजुकेशन और इक्वालिटी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेंगे। लोग हेल्थ मिले, अच्छी एजुकेशन मिले, और लोगों के बीच में इक्वालिटी आए। इसमें लोकल गवर्नमेंट या पंचायत या म्यूनिसिपैलिटीज को एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। पॉइंट्स टू रिमेंबर, नेशनल सोलर, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमने क्या क्या बनाया है। नेशनल सोलर मिशन बनाया। आपको पता है हम दिल्ली में अगर सोलर सेल लगाते हो ना आप, तो जब आतिशी जी जो हमारी थी सीएम थी, उससे पहले जो आतिशी जी हमारी सीएम थी, तो उन्होंने एक प्लान बनाया था जहाँ पे आप सोलर सेल जो लगाते हो अगर छत पे, तो उससे आप बिजली बचा के बेच भी सकते हो सरकार को, सरकार पर्टिकुलर यूनिट पे। मैंने बताया था, अगर आपको पहले याद हो थोड़ा टाइम, तो वो भी आप कर सकते थे। स्वच्छ भारत अभियान की अगर हम बात करें, जिससे आप, ये तो आपने बहुत ही ज़्यादा सुना होगा, पूरे हमारे गाँव में शौच लगा दिए है ना सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही है। तो स्वच्छ भारत अभियान, जिससे हम एनवायरनमेंट साफ करते हैं, एफोरेस्टेशन करते हैं, डिफोरेस्टेशन पेड़ हटाना, एफोरेस्टेशन ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाना। आईपीएल में देखो चेन्नई की टीम सबसे ज्यादा पेड़ लगाती है कि नहीं लगाती है मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी, एफोरेस्टेशन। जहाँ आईपीएल की टीम आप देखते हो, कौन सी ऐसी आईपीएल की टीम है, जरा कमेंट में बताओ, जो सबसे ज्यादा पेड़ लगाती है ना। और वाटर हार्वेस्टिंग जो टेक्निक्स है, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक मतलब जो हम पानी है ना उसको अच्छे से हार्वेस्ट करें, ताकि हमारा पानी बचा भी रहे, और खेती में हम इतना ज्यादा पानी का भी इस्तेमाल ना करें। ड्रिप सिस्टम लगाना है ना, स्प्रिंकलर सिस्टम लगाना, जिससे पानी अच्छे से पहुंच सके। सस्टेनेबल फार्मिंग की अगर हम बात करें, सस्टेनेबल फार्मिंग की, तो मतलब सस्टेनेबल फार्मिंग होनी चाहिए। सस्टेनेबल फार्मिंग मतलब ऐसी फार्मिंग जिसमें आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा अच्छे से इस्तेमाल कर सको रिसोर्सेज का। इको फ्रेंडली इंडस्ट्री होनी चाहिए, मतलब हमारी इंडस्ट्री ऐसी हो जो इको फ्रेंडली हो, एनवायरमेंट फ्रेंडली हो, पोल्यूशन ना फैलाए ज्यादा। वेस्ट मैनेजमेंट का ध्यान देना चाहिए, जो भी वेस्ट है उसको मैनेज करना चाहिए अच्छे से, ताकि प्रॉब्लम ना हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब स्मार्ट यूज करना और फ्यूचर सेफ करना। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, ये अभी हमने पढ़ा है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ रहे थे कि हमारे रिसोर्स को हमें बचाना है। तो इंडिया में क्या प्लानिंग रही है रिसोर्सेज की, क्या एक्चुअल में हमने करा है? तो रिसोर्स प्लानिंग का पहले मतलब समझते हैं। रिसोर्स प्लानिंग मतलब रिसोर्स ऑफ अ कंट्री, यूजिंग द रिसोर्स ऑफ अ कंट्री वाइजली एंड केयरफुली सो दैट रिसोर्स आर यूज्ड प्रॉपर्ली, देयर इज नो वेस्टेज, और डेवलपमेंट इक्वली हो हर पार्ट्स कंट्री में। जैसे अगर आपके पास 100 रुपये हो, तो आपके पास एक देश है, मान लो आपका घर है, आपके घर में आज आपको पूरे 100 रुपये पूरे दिन चलाना है। नाउ इट इज योर न्यू। अब मान लो किसी एक को 100 रुपये दिए, वो सुबह जाके 100 रुपये के छोले भटूरे खा के खर्च कर दिए, तो क्या आपके पास जो रिसोर्स था आपने उसका ढंग से यूज करा? पूरे दिन भूखे बैठे हो कि अब क्या खाऊं, अब क्या खाऊं, समझ। तो कहने का मतलब है रिसोर्स का ऐसा इस्तेमाल करना वाइजली और केयरफुली, जिससे रिसोर्स अच्छे से इस्तेमाल भी करो आप, वेस्ट भी ना हो, और साथ साथ वो हर पार्ट्स मतलब पूरे दिन बच सके, दिन में सुबह शाम खाना, समझ रहे हो? ऐसा समझ लो। सिंपल मतलब ये है प्लानिंग रिसोर्स की करना, ताकि वेस्ट ना हो और हम उसका ओवर यूज ना कर सके, हर इलाकों में उसका फायदा हो। वाई इज रिसोर्स प्लानिंग इंपॉर्टेंट इन इंडिया? जैसे रिसोर्स प्लानिंग जो है इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इंडिया एक लार्ज और डाइवर्स कंट्री है, हमें पता है। लार्ज मतलब बड़ा देश है, डाइवर्स मतलब विविधताओं, अलग अलग जाति धर्म, और जाति धर्म भी छोड़ो, ज्योग्राफी में अगर हम पढ़ेंगे तो जाति धर्म नहीं, ज्योग्राफी में हम डाइवर्सिटी का मतलब समझते हैं कहीं पहाड़, कहीं रेगिस्तान, कहीं समुद्री इलाके, कहीं पे प्लेन मैदान। तो कुछ इलाके जहां पर रिसोर्स जैसे पानी, फॉरेस्ट, मिनरल्स बहुत
कम है और कहीं पे बहुत ज्यादा है। तो कहीं पे आपके पास ज्यादा है और कहीं पे कम है। फॉर एग्जांपल झारखंड और छत्तीसगढ़ की बात करें, मिनरल्स बहुत रिच है यहाँ पे, लेकिन फिर भी ये राज्य गरीब है। राजस्थान की बात करें तो सोलर और विंड एनर्जी इनके पास अच्छी खासी है। सोलर एनर्जी अच्छी, मतलब वहां धूप इतनी भयंकर पड़ रही है, सोलर एनर्जी का बहुत इस्तेमाल हो सकता है। विंड एनर्जी, अब विंड एनर्जी चाहिए पानी से या फिर इन सब से बन रही, तो पानी की कमी है वहां पे। मतलब वहां वो सोलर एनर्जी बना लेंगे, विंड एनर्जी बना लेंगे, लेकिन पानी नहीं। अरुणाचल प्रदेश की बात करें, जंगल बहुत है लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, ठीक है ना। सो हैविंग अ रिसोर्स इज नॉट इनफ। सिर्फ रिसोर्स होना जरूरी नहीं है, हमें प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और उन्हें अच्छे से हम इस्तेमाल भी कर सकें। सिर्फ ये नहीं कि हाँ जी हमारे पास, आपके पास अगर 100 रुपए हैं तो इसका मतलब ये नहीं हाँ जी मेरे पास, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी एक इंसान को 100 रुपए दे दियो, मतलब कम पैसे दियो, और वहीं पे किसी एक इंसान को 200 रुपए दियो, बोले पूरे दिन चलाना है, तो 200 वाले ने सुबह तो 100 रुपए के भटूरे खा लिए और दिन में फिर भटूरे खा लिए। और 100 वाले ने भैया सुबह आराम से चाय नाश्ता ब्रेड ब्रेड लेकर आया, सुबह भी ब्रेड, रात दिन में भी थोड़ी ब्रेड खा ली, शाम को थोड़ा ब्रेड, मतलब समझ। अब 100 रुपए में जायज बात है, आज महंगाई के जमाने में इंसान 100 रुपए पता नहीं देखो कैसे ही चला पाए। कहने का मतलब है कि रिसोर्स आपके पास, यूं मत कहो कि रिसोर्स हमारे पास है बस बहुत है तो हमारा देश अमीर हो जाएगा, नहीं। उसको इस्तेमाल करना सही प्लान से और सही तरीके से इंपॉर्टेंट है। तो कुछ स्टेप्स हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कि हम कैसे स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं प्लानिंग के लिए, रिसोर्स इस्तेमाल करने के लिए। रिसोर्स हम अभी इस्तेमाल नहीं कर रहे, लोग उसका प्लान कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये पता लगाओ, लिस्टिंग करो और आइडेंटिफाई करो आपके पास रिसोर्स कैसे, मतलब सर्वे करो और मैप अवेलेबल कराओ हर रिसोर्स के लिए कि किस जगह पर कितने कितने क्या क्या हमारे देश में हमारे पास रिसोर्स है। फिर उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करो कि कितनी मात्रा में है और कितनी क्या उसकी क्वालिटी है, समझ रहे हो। फिर उसके लिए एक प्लानिंग यूज करो कि हम अब इस ये हमारे पास है, मतलब पहले आप पता लगाओ आपके पास आज पूरे दिन में, आप अपने घर में पूरा चेक करो 100 रुपए है या उससे कुछ ज्यादा भी है। पता लगाओ, पता चला एक 20 रुपए का फटा नोट मिला, एक 40 रुपए का, 20-20 का, मतलब आप पहले ये पता लगाओ आपके पास है क्या। अगर आप कुछ भी खरीदोगे, गाड़ी खरीदोगे, मकान खरीदोगे, तो आप पहले ये तो देखो कि पैसा कितना है। फिर आप ये सोचोगे कि ठीक है आधा यहाँ से हो जाएगा, आधा यहाँ से हो जाएगा, सब उसके लिए फिर प्लानिंग करना, क्या स्ट्रक्चर बनाना, कैसे रिसोर्स इस्तेमाल होगा, और जरूरतों को पूरा करना, किस इलाके से किस इलाके में हम जरूरत पूरी कराएंगे। इस इलाके में ज्यादा है तो बगल वाले राज्य में दिलवा दो, इसके पड़ोसी राज्य में ऐसे करो, तो ऐसे मैच कराना। इसके बाद मैचिंग रिसोर्स विद टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट। अब ये भी देखो भैया, सिर्फ रिसोर्स ही पूरे नहीं होते, रिसोर्स को आपको बेहतर इस्तेमाल करना है तो उसके लिए आपके पास पर्याप्त टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, डेवलपमेंट अच्छी होनी चाहिए। मतलब टेक्नोलॉजी इंश्योर करो, प्रॉपर टेक्नोलॉजी हो, प्रॉपर संस्थाएं हो, आपके पास प्रॉपर स्किल्स हो, ताकि आप रिसोर्स को बेहतर इस्तेमाल, अब रिसोर्स को इस्तेमाल करना उसके लिए टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, अच्छी अच्छी संस्थाएं होनी चाहिए जो उनका इस्तेमाल कर सके, या अच्छी स्किल्स होनी चाहिए आपके पास उसको इस्तेमाल करने की, ठीक है। चौथा, बस ये 3 पॉइंट्स है, क्लियर है, समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं। ये हमारा रिसोर्स प्लानिंग कंप्लीट। चैलेंजेस क्या आते हैं जब हम रिसोर्स की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इसमें चैलेंजेस क्या है हमारे पास। चैलेंजेस ये है कि अनप्लान यूज करते हैं और इस वजह से वेस्टेज हो जाता है, क्योंकि हम प्लानिंग करते नहीं है रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करना, और चलो जी चलो कर दिया इस्तेमाल, इस वजह से वेस्टेज हो जाता है, एनवायरमेंट में डैमेज हो जाता है ना, और सोशल इनइक्वालिटी आती है, ठीक है। इसीलिए इंडिया को इंटीग्रेट करनी चाहिए सोशल प्लानिंग, जिससे आप नेचुरल रिसोर्स को ह्यूमन की एक्चुअल में जरूरतों को पूरा कर सको, कि इंसान की जरूरत क्या है और उस हिसाब से हम इस ऐसे रिसोर्स को इस्तेमाल करें। इंसान चाहता कुछ हो रहा है, डिमांड कुछ हो रहा है, और हम रिसोर्स का इस्तेमाल ही कुछ और कर रहे हैं, वेस्टेज हो रहा है। क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए, 5 ईयर प्लान जो इंडिया में, जो आपको 9th की मैंने रशियन से बताया था, हमने रशिया से ये पॉलिसी ली थी जब वो देश में सोशलिज्म आया था, तो वहां पर एक 5 ईयर प्लान बना था, जो एक मेजर गोल रहा है हमारा गवर्नमेंट का इस्तेमाल करने का। बाकी गवर्नमेंट ने GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रखा है मैपिंग करने के लिए, ठीक है ना। मैपिंग मतलब कौन सा चीज कहाँ कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। सेंसस कर रखा हमने, सर्वे कर रखे हैं, पता लगाया किस देश में कितने लोग हैं कितने नहीं है, तो कैसे कैसे किस किस को कितना सामान क्या क्या चाहिए। पंचायत और लोकल बॉडीज बनाई है ताकि वो रीजनल प्लानिंग हो सके, उन पर्टिकुलर इलाकों में अच्छे से प्लानिंग हो सके। बाकी रिसोर्स प्लानिंग, अगर आप रिसोर्स को प्लान करते हो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, गरीबी कम होगी, और एक और चीज ध्यान रखो, प्लानिंग करोगे तो अपनी प्रॉब्लम को दूर करोगे, पावर होगी। प्लानिंग मतलब पावर, किस चीज की पावर, प्रोग्रेस करना विदाउट प्रॉब्लम। अगर आप तरक्की करना चाहते हो बिना कोई परेशानी के, तो क्या करो, प्लान करो।
लैंड क्या होती है? जमीन, ठीक है ना। तो जमीन एक नेचुरल रिसोर्स है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रकृति से मिला हुआ है, हमने नहीं बनाया। और ये हमारी जिंदगी जो होती है ना, हर तरीके को सपोर्ट करता है, ठीक है ना। इंसानों को, एनिमल्स को, प्लांट्स और इंडस्ट्रीज और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी चीजें किस पर होती है? लैंड पर। इंसान भी जमीन पे रहता है, एनिमल्स, प्लांट्स या इंडस्ट्रीज, सब इंफ्रास्ट्रक्चर तक सब जमीन पर ही है। सिंपल मतलब क्या है? लैंड हर चीज का बेस है, मतलब किसी भी चीज का बेस, शुरुआत होना। कुछ भी चीज करनी है जमीन पे करनी है, बेस है हर चीज का। फार्मिंग करनी हो, घर बनाना हो, रोड बनाने हो, जंगल हो, फैक्ट्रियां हो या और सारी चीजें, वो सब आपकी लैंड पर ही होती है। तो इसलिए लैंड इन सब का बेस हो गया। अब देखो ये एक डिफरेंस था तो मैं इसको लिया है, आपके एनसीईआरटी का ही है, लैंड अंडर इंपॉर्टेंट रिलीफ फीचर्स। तो देखो हमारी जो, जैसे इंडिया में जो लैंड है ना, वो कैसे बटी हुई है? तो देखो एक प्लेट्यू और एक माउंटेन और प्लेन। प्लेन एरिया आपका 43% है। अगर 100% आपके पास जमीन है, 100 जमीन है आपके पास, तो 100 में से 43 जमीनें ऐसी हैं जो प्लेन है, जहां पर आप खेतियां कर सकते हो या फिर आप अपने घर मकान बना सकते हो, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। उसके बाद 30% तो पहाड़ है। अब पहाड़ों पे आपको पता है कि चीजें अच्छे से नहीं हो पाती, वहां इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पाता। प्लेट्यूज क्या होते हैं? पठार कहा जाता है इन्हें हिंदी में। हाईलैंड प्लेन एरियाज होते हैं, हाईलैंड प्लेन एरिया। जैसे साउथ में ज्यादातर ये प्लेट्यू पाए जाते हैं, मतलब पहाड़ों पर है लेकिन प्लेन एरियाज होते हैं, हाईलैंड एरियाज होते हैं, फ्लैट हाईलैंड एरियाज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे लैंड डिवीजन है। लैंड रिसोर्स का फायदा क्या है? जो इंपॉर्टेंस है लैंड की एज अ रिसोर्स, क्योंकि अब देखो आपको पता है ना कि लैंड है, तो लैंड से हमें रिसोर्स है, संसाधन है, प्रकृति से मिला हुआ संसाधन है, इसका फायदा क्या होगा हमें? तो देखो ये एक फिक्स्ड है, ये तो एक प्रॉब्लम बताई है कि इंपॉर्टेंस लैंड की क्या है, कि एक प्रॉब्लम है कि ये एक तो फिक्स्ड है और एक लिमिटेड है। तो हम लोग ना जमीन बढ़ा नहीं सकते। हमें पता है, जायज बात है, इंडिया में जितना एरिया वो इतना ही रहेगा। कितना है इंडिया का लैंड एरिया? कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और उसमें से भी हम क्या क्या यूज करते हैं उसका? एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, जंगल बने हुए हैं, बिल्डिंग या हाउस बने हुए हैं, रोड, रेलवेज या इंडस्ट्री बनी हुई है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। ये कंट्री की डेवलपमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। क्यों? आप देखो ना, चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे कब्जाता है ना जमीनें। तो उसे पता है कि लैंड इंपॉर्टेंट है, लैंड रिसोर्स करना, लैंड एज अ रिसोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने एरिया को कितने से कितना बड़ा कर ले, तिब्बत अपने हाथ में ले लिया, ऊपर मंगोलिया अपने हाथ में ले लिया। तो इस तरीके से इंडिया में लैंड का क्या यूज होता है? बोलते हैं बहुत सारे लैंड फॉर्म्स है हमारे यहाँ पे। माउंटेन है, मतलब हमारे यहाँ पे इंडिया की अगर हम लैंड की बात करें तो इंडिया में माउंटेन्स भी है, प्लेट्यूज भी है, प्लेन्स भी है, डेजर्ट भी है, हमारे यहाँ पे आइसलैंड भी है। इसीलिए लैंड इज यूज्ड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट एरिया। इसीलिए क्योंकि हमारे खुद के पूरे इंडिया के मैप में जो जमीनें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जमीन है। तो अलग अलग जगह जब आप जाओगे तो वहां अलग अलग जगहों पे आप क्या देखते हो? उनके अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, क्योंकि अलग अलग जमीन है, फिर अलग इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। लैंड को प्रभावित कौन से फैक्टर करते हैं? ऐसे फैक्टर बताओ जो लैंड को प्रभावित करते हैं। तो एक तो फिजिकल फैक्टर जो लैंड को एक्चुअल में प्रभावित करता है। जायज बात है, जमीन किसी चीजों से अफेक्ट भी होगी कि वहां का एनवायरमेंट कैसा है, पानी कैसा है, सारी चीजें। तो कहता है लैंड का सबसे पहला चीज तो उसका टोपोग्राफी। टोपोग्राफी मतलब वो जो जमीन है ना वो किस पर है, जैसे कि माउंटेन पर है, प्लेन्स पर है, किस चीज पे, वो अफेक्ट करता है। दूसरा वहां का क्लाइमेट कैसा है, मौसम कैसा रहता है वहां पे। तीसरा वो जो मिट्टी है जिस पे वो जमीन है वो किस टाइप की मिट्टी है, ठीक है ना। तो वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे चलते हैं। दूसरा, इंसान के ऊपर भी अफेक्ट करता है लैंड का। क्यों? आबादी कैसी है, आबादी के हिसाब से लैंड अलग अलग होती है। जैसे टेक्नोलॉजी कैसी है वहां पर, कल्चर या ट्रेडिशन कैसा है वहां पे, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसा है। तो हम लोग भी इस तरीके से अपनी जमीन को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हमारे पास अच्छी तकनीकी है, पॉपुलेशन कम है, तो हम अच्छा यूज कर सकते हैं लैंड का। तो पॉपुलेशन भी ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम है ना, तो उसी जमीन को फिर, जैसे एग्रीकल्चर में देख लो, एक ही खेत होता है छोटा सा, उसी में ज्यादा लोग काम करते हैं, पॉपुलेशन ज्यादा है भाई। या फिर हमारे पास अच्छी तकनीकें नहीं है तो हम लैंड को अच्छे से रिफॉर्म नहीं कर सकते, खेती अच्छे से नहीं कर सकते। और फिर कल्चर और हमारा ट्रेडिशन भी, यानी कि हम लोग कैसे जमीन को प्रभावित करते हैं। और एक फिजिकल फैक्टर जो एक्चुअल में जमीन कैसे प्रभावित हो रही है, ठीक है ना। एग्जाम्पल जैसे प्लेन, प्लेन ज्यादातर किस लिए यूज होते हैं? फार्मिंग के लिए,
है ना, और सेटलमेंट रहने निवास करने के लिए, और माउंटेन ज्यादातर जंगलों के लिए, टूरिज्म के लिए फुल होते हैं क्योंकि लोग पहाड़ों पे जाना पसंद है ना। अच्छा, लैंड के इस्तेमाल कैसे होते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं जो हमारी बुक में लिखा हुआ है। तो लैंड का आप इस्तेमाल करते हो जंगलों के लिए, कुछ लैंड जो जो कल्टीवेशन के लिए यूज नहीं होती है, जैसे कि बेरन या वेस्ट लैंड, ठीक है ना, बंजर जमीन जिसे हम कहते हैं, जो जो जिसपे खेती नहीं हो सकती, या फिर उनको हम क्या करते हैं, ऐसे जमीन जिनको हम बिल्डिंग या रोड बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। कुछ और अनकल्टिवेटेड जमीन है, अनकल्टिवेटेड मतलब जहां पर खेतियां नहीं होती, जैसे परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड हो गई, जहां पर मैदान नहीं बना देते घास चरने के लिए, उस तरीके से। या फिर कुछ ट्री की क्रॉप्स के लिए, पेड़ उगाने के लिए हम जमीनों को अलग से रख देते हैं, या कुछ ऐसी वेस्ट लैंड जो फार्म करी जा सकती है लेकिन उसको यूज नहीं किया जा रहा, कुछ ऐसी वेस्ट जमीनें जिन्हें हम यूज कर सकते हैं बट करा नहीं जा रहा। या एक होती है फैलो लैंड, ठीक है ना, फैलो लैंड मतलब अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए ताकि उस पर सॉइल की फर्टिलिटी फिर से। कभी कभी क्या होता है, हम जब खेती करते हैं तो खेती में हम ये देखते हैं कि कुछ टाइम तक हम अगर उस पर खेती ना करें तो वो जमीन थोड़ी सी बेहतर हो जाती है, उस पर हम लगातार अगर खेती करते जाएं तो जमीन की जो मिट्टी होती है, फर्टिलिटी जान होती है ना, वो कमजोर पड़ती है। तो हम कुछ टाइम के लिए उसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उस पर खेती करना, ताकि 2-3 साल में मिट्टी हमारी इंप्रूव हो जाए, बेहतर हो जाए। तो उसे उसे हम फैलो लैंड कहते हैं। एक होता है करंट फैलो और एक होता है करंट फैलो से अलग। अगर 1 साल तक के अंदर अगर आप उसको छोड़ रहे हो, 1 साल तक का आप उसको गैप दे रहे हो, या 1 साल के अंदर तक ही, तो वो करंट फैलो है। या फिर अगर 1 से 5 साल तक आपने खेती नहीं करी तो वो करंट फैलो के अलावा कुछ और वो हो सकता है, उसमें कोई और इश्यू चल रहा हो, फिर उसको हम ये थोड़ा ना कहेंगे हाँ खेती तो हो सकती है, बंजर भी नहीं है, करने वाला ही नहीं है कोई, ऐसा मान लो, इस तरीके से। बाकी एक होता है ये सारे हम पढ़ रहे हैं लैंड को यूज कैसे करा जाता है। तो ये लैंड के यूज है, एक तो जंगलों में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ है वेस्ट लैंड जिसपे लोग जमीनें बिल्डिंग ये सब बना रहे हैं, फिर कुछ ऐसी अनकल्टिवेटेड है जिसको आप घास चरने के लिए रख रहे हो, कुछ ऐसी जमीनें हैं जो पेड़ उगाने के लिए, पेड़ की खेती, क्रॉप्स उगाने के लिए, कुछ ऐसी वेस्ट लैंड है जो खेती तो हो सकती है लेकिन उस पर कोई कर नहीं रहा। फिर उसके बाद फैलो लैंड आ जाती है जो कुछ टाइम के लिए मिट्टी को इम्प्रूव करने के लिए छोड़ रखी है। फिर आता है नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया ऐसी जमीन जहां पर क्रॉप्स लगातार उगाई जा रही है, यानी कि फसलें, ऐसी जमीन जहां पर फसलें की जाती है। इसके बाद आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया, मतलब ये एरिया सोन वंस और मोर इन अ ईयर इंक्लूड मल्टीपल क्रॉपिंग, मतलब जहां पर मल्टीपल क्रॉपिंग की जाती है, ऐसे खेतियां, ऐसे फसल के इलाके जहां पर मल्टीपल फार्मिंग होती है, एक से ज्यादा बार। लैंड ओनरशिप इंडिया में कैसी है, तो आपको पता है इंडिया में लैंड की मालिकता हमें पता, ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चल रहा है। ज्यादातर लैंड प्राइवेटली है, कुछ कुछ कम्युनिटी की लैंड है। कम्युनिटी की लैंड कौन कौन सी हो सकती है मेरे भाई, बताओगे? आप बताओ। पार्क, तालाब, है ना, क्या कहते हैं, जमीनों की खैर जनरली बात हो रही है, तो क्या कहते हैं, पार्क हो गए, है ना, या मंदिर हो गए, कोई धर्म वाली जगह हो गई, इस तरीके से। पॉइंट्स क्या क्या हमें याद रखना है, तो भैया हमें ये ध्यान रखना है कि हम ये जो हम ग्राफ देखें, ये वाला ध्यान से देखना, इसके हिसाब से हम सिर्फ 43% जगहों पर खेती कर सकते हैं। यहाँ तो खेतियां मुश्किल हो जाएंगी, हाईलैंड एरिया है, ये तो पहाड़ों के ऊपर जमीन है, यहाँ थोड़ी ना खेती होंगी, ठीक है ना, भले ही वो फ्लैट है बट प्लेट्यू तो है ना। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आपको कहता है पॉइंट्स कुछ याद रखने वाले। 43% जमीन है जहां पे फार्मिंग होती है इंडिया में, 100 में से, और जंगल लगभग 22% इंडिया की जमीन कवर करते हैं। बट दिस इज एन लेस देन द आइडियल, मतलब कहता है कि कम से कम 23% रिकमेंडेड है। हमारे इंडिया में अगर 100% जमीन है तो 33% जमीन ऐसी होनी चाहिए जहां जंगल होना चाहिए, लेकिन सिर्फ 22%, और टाइम आने बाद भी ये भी कम हो जाएगा। अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो फैक्ट्रियां होती हैं या जो आबादी बढ़ती जा रही है, इस वजह से हमारी जमीन पर प्रेशर आता जा रहा है। क्या? लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है जो कि बहुत बड़ा इशू है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। की पॉइंट्स हमें याद रखना है। लैंड, इसमें हमारे को लैंड रिसोर्स हमें समझना है कि जमीनें हमारी लिमिटेड है, उसके इस्तेमाल अनलिमिटेड है, तो इसलिए हमें इसके यूज तरीके से करने, क्योंकि आपके पास पैसा कम है या फिर जमीनें कम है, आपको यूज बहुत सारा है, आप इस्तेमाल उसको कहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि जमीन का यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब ये भी इस्तेमाल करना ही होता है कि जमीन का यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है। बोलता है हाउ लैंड इज यूज्ड। अब आपको पता है जमीन अलग अलग तरीके से यूज करी जाती है, कहीं जंगलों में, घरों में, रोड पे इस्तेमाल होता है जमीनों का, रोड बनाने के लिए, या इंडस्ट्री के लिए यूज होता है। सिंपल मतलब है इट इज अ वे पीपल यूज लैंड, लोग कैसे इस जमीन को इस्तेमाल करते हैं
अपनी जरूरतें और जो उनके पास संसाधन अवेलेबल है। जैसे अगर हम देखेंगे ये वाला पॉइंट देखो, ये आप 1960 से 61 का डाटा है और ये 19 से 20 तक है। तो अब इसमें देखो, अगर हम इसमें देखेंगे ग्रीन वाला जो है इसको कहा गया है एरिया, तो नेट सोन एरिया है ये वाला, और रेड वाला मतलब ऐसी जमीनें जो बंजर जमीन। तो बंजर जमीन पहले 12% या 5%, इसका मतलब कुछ ना कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ये वाला 18 से 23 बढ़ गया। अच्छा, तो यानी कि फॉरेस्ट हमने पहले से ज्यादा बढ़ाए हैं। ओके, इंप्रूवमेंट है। परमानेंट पेस्चर या फिर घास चरने की जमीनें जो बैंगनी कलर है, ये वो पहले 4% थी, अब ये 3, ये तो 1% कम हुई है। बाकी एरिया अंडर जो ट्री क्रॉप्स है या फिर कुछ ऐसे जहां हम खेतियां उगाएंगे, तो ये वाला मेरे भाई पहले 1.5% था और अब ये 1.2% हो गया, थोड़ा सा कम हुआ है। उसके बाद कल्चरेबल वेस्ट लैंड, मतलब जहां पर खेतियां हो सकती है लेकिन वेस्ट जमीन है, पहले वो 6% थी, अब लगभग 4% के आसपास है। तो थोड़ा हमने इसका मतलब इसमें सुधार किया है, इंप्रूव किया है, या उल्टा मत समझना इसको। बाकी फैलो अदर लैंड या करंट फैलो अगर आप देखोगे ये वाला होगा मेरे ख्याल से, है ना, ये वाला है 3 पॉइंट है, ये अभी भी इसके थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब ठीक है। करंट फैलो की अगर हम बात करेंगे, हाँ ये वाला होगा, जो कि पहले 3 था अब 4 हो गया यहाँ, ठीक है। मतलब ये अपने डाटा है, कुछ चीजें बेहतर, मोस्टली हमने चीजें देखा थोड़ी सी इंप्रूव हमने करी है, मोस्टली चीजें। तो इंडिया एक बहुत बड़ी आबादी वाला देश है, तो हम जमीन को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो ये हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। एक तो हम जंगलों में इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एरिया मतलब कहाँ कहाँ यूज हो रहा है जमीनों का, तो एक कहता है एरिया कवर्ड विद ट्रीज, जो कि फॉरेस्ट्री एक्टिविटी, जंगल हो गए। लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, एक ये जमीन हो गई। कौन कौन सी आती है उसमें, एक तो आ जाती है बंजर जमीन है, जिसमें आप देखोगे इसमें हम खेती नहीं कर सकते, ये या तो रेगिस्तान के इलाके हैं या रॉकी पहाड़ी इलाके हैं, इस तरीके से जहाँ जमीन नहीं हो सकती, खेती नहीं हो सकती। बाकी दूसरा है लैंड पुट टू एन नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, मतलब या तो ऐसी जमीनें जहां पर हमें पता है कि कल्टीवेबल नहीं है, तो हमने क्या करा कि या तो हमने उसको ऑलरेडी बिल्डिंग में यूज करा है, रोड में यूज करा है, इंडस्ट्री में यूज करा है, या रेलवे की लाइन में यूज कर रहा है। तो अगर मैं कहूँ ऐसे इलाके जहां पर खेतियां नहीं हो रही, तो दो टाइप के हैं, एक जहां पर एक्चुअल में खेती हो ही नहीं सकती, बंजर जमीन है, और एक जहां पर हो सकती थी पता नहीं, लेकिन हमने उसको घर बार रोड रेलवेज बनाने में इस्तेमाल कर रखा है। तीसरा आता है कुछ और अनकल्टिवेटेड लैंड, मतलब ऐसी और जगह जहां पर खेतियां नहीं होती है, तो इसके अंदर क्या आता है फैलो लैंड हटा दो, क्योंकि फैलो लैंड ऐसी लैंड है जहां खेतियां होती हैं, उसको भी रेस्ट के लिए रख रखा है, फैलो लैंड वो थी। तो देखो इसके बाद कुछ अदर कल्टीवेटेड, वो क्लियर हो गया अपना नेक्स्ट टॉपिक। उसके बाद देखो ये पहला था, फिर ये लैंड वाला दूसरा है, फिर ये तीसरा अदर वाला, अब इसके बाद मेरे भाई ये चौथा है परमानेंट पेस्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। अब ये बताओ, ये हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हैं, इस जानवरों के लिए इस्तेमाल होती है, घास चराने के लिए। फिर आती है लैंड जहां पर ट्री क्रॉप जैसे कि कोकोनट, मैंगो, इन सब के पेड़ उगाने के लिए इस्तेमाल हो रही है। बाकी कुछ कल्चरेबल वेस्ट लैंड है, मतलब खेतियां हो सकती हैं लेकिन वेस्ट लैंड है, जैसे ऐसी जमीनें जो कल्टीवेशन नहीं हुई है बट कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, भविष्य में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर फैलो लैंड आती है, ये हमारा नेक्स्ट है, इसके अंदर फैलो लैंड आती है, और फिर अदर देन करंट फैलो, ये सब हम पढ़ चुके हैं। क्लियर है, ये सब हम ऊपर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लैंड यूटिलाइज मतलब वो हमने लैंड में भी पढ़ लिया था, और लैंड के यूटिलाइजेशन में भी सेम वही पॉइंट है। क्लियर है। ट्रेंड जो इंडिया का लैंड यूज में यूज होता है, ऐसा ट्रेंड जो हम अब जनरली हम पढ़ते गए, कुछ ट्रेंड्स है, कुछ कहानियां हैं जो हुई हैं। तो नेट सोन एरिया की अगर हम बात करें, जो सबसे ज्यादा नॉर्थ प्लेन्स में होता है, पंजाब और हरियाणा में। तो पंजाब और हरियाणा जहां पर ये नॉर्थन प्लेन्स है, यहाँ पर सबसे ज्यादा नेट सोन एरिया है, मतलब खेतियां होती है। नेट सोन एरिया और ग्रॉस वाले को एक बार फिर से समझ लेते हैं, ध्यान से देखना। नेट सोन एरिया जहाँ पर रेगुलरली खेतियां होती हैं, और ग्रॉस सोन एरिया जहाँ पे मल्टीपल, मोर इन अ ईयर, ज्यादा खेतियां होती है, वहाँ पे एक से ज्यादा मल्टीपल फार्मिंग। बाकी आपको बोलता है फेलो लैंड एंड वेस्ट लैंड, जो सबसे ज्यादा राजस्थान और सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश, है ना, छत्तीसगढ़ भी थोड़ा बहुत आ सकता है, कह सकते हैं झारखंड भी थोड़ा बहुत आ सकता है, सेंट्रल हो जाते हैं थोड़े बहुत, और राजस्थान तो बता ही दिया आपको। फॉरेस्ट एरिया स्टिल लेस देन द डिजायर्ड 33% ऑफ टोटल लैंड। फॉरेस्ट एरिया जो है वो अभी भी क्या कहते हैं, अब ये रिकमेंडेशन ऊपर याद है, स्टेप्स टू पॉइंट्स टू रिमेंबर में पढ़ा था कि हमारे इंडिया में 23% ऐसी जगह है जहां पे हम जंगल उगा रखे हैं, लेकिन डिजायर्ड कितना होना चाहिए, 33%। ठीक है, ध्यान रखना, फॉरेस्ट एरिया अभी भी 33% से, जो कि डिजायर्ड लेवल है, उससे हमारे इंडिया में कम है। लैंड को यूटिलाइजेशन जो हम कर रहे हैं उसको प्लान क्यों करा जाना चाहिए, क्योंकि हमें पता है जमीन एक संसाधन है, बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है, इसकी प्लानिंग क्यों होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया के पास लिमिटेड जमीन है और आबादी बढ़ती जा रही है।
और ओवर यूज से कारण आ सकता है लैंड डिग्रेडेशन हो सकता है, सॉइल इरोड हो सकती है, या अर्बन स्प्रॉल, धीरे धीरे जो शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, इससे फिर चीजें खत्म होती जाएंगी। तो हमें एक प्रॉपर प्लान चाहिए डेवलपमेंट करने के लिए, विकास करने के लिए और चीजों को बचाने के लिए, ठीक है। पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं, मॉडर्न टूल्स जैसे कि रिमोट सेंसिंग या फिर कोई जीआईएस है, जो जीआईएस ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये लैंड यूज मैपिंग में मदद करता है कि लैंड का कैसे यूज करना है उसका मैप बना के देता है, मैपिंग करके देता है इस तरीके से। तो ये कुछ सिस्टम है, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट प्रोग्राम से कुछ वेस्ट लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम जो क्या कहते हैं इम्प्रूव करता है लैंड रिसोर्स को। बाकी एक है अर्बन प्लानिंग, जिससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शहर ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसका भी ध्यान देना है। क्विक टिप याद है कि लैंड एक फाउंडेशन है, अगर हम इसको प्लान नहीं करेंगे तो हम उसकी वैल्यू होते जाएंगे। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया में क्या है, हो सकता है इसमें भी कुछ चीजें रिपीटेड मिले। तो व्हाट इज लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज पैटर्न मतलब यह है कि जमीनें कैसे विभाजित हो, बटे कैसे, हाउ लैंड इज डिवाइडेड इन इंडिया, इंडिया में कैसे जमीनें बटी हुई। तो हमें पता है इंडिया में खेती के लिए बटी हुई है, जंगलों के लिए बटी हुई है, घर और इंडस्ट्री के लिए, घास चरने के लिए, और रोड और रेलवे जमीनें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। सिंपल मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, मतलब कैसे कैसे जमीनें बटी हुई है पूरे देश में। बाकी आपको बोलता है लैंड यूज पढ़ते हैं इंडिया का एज पर एनसीईआरटी डिटेल में, बोलते हैं इंडिया का जो एरिया है कुल क्षेत्रफल वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जिसे हिंदी में कहोगे तो 32.8 वर्ग किलोमीटर, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। और लेकिन ये जो है ना, ये सेम तरीके नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया आपके पास है, 32-33 लाख, लेकिन मेरे भाइयों जरूरी नहीं है कि आप उस पूरा 32 लाख जमीन का इस्तेमाल करो। क्यों? क्योंकि उसमें से खेतियां से 45% के आसपास, अब ये ऊपर याद है पाई चार्ट में देखा था, वही है, जिसमें से जंगल 22% है, जमीन जो खेती के लिए अवेलेबल ही नहीं है वो 14% है, फेलो लैंड जहाँ पे भी खेतियां नहीं हो रही वो 8% है, और कुछ बाकी कुछ अदर अनकल्टिवेबल लैंड है, मतलब यहाँ पे खेतियां नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो हर साल चेंज होती रहती है। फैक्टर जो लैंड को अफेक्ट करते हैं फिजिकल और ह्यूमन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। जमीनों को फिजिकल कौन कौन से, जमीन किस तरीके का है, मतलब इसको हम क्या कहेंगे टोपोग्राफी, और ये क्लाइमेट कैसा है, सॉइल का टाइप क्या है, और रेनफॉल, रेनफॉल जनरली क्लाइमेट पे डिपेंड करती है। ह्यूमन फैक्टर हम लोग कैसे प्रभावित कर रहे हैं जमीनों को, वो चीज है, ऊपर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। प्रॉब्लम क्या है लैंड यूज पैटर्न से, अब देखो अब ये चीज हमने नहीं पढ़ी, हमें पता है कि जमीनें कैसे कैसे बटी पड़ी है, पूरी 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, तो जरूरी नहीं है वो इक्वल बटा हुआ हो या फिर हर चीज बराबर से हो। हम देख रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, वो जो लैंड यूज पैटर्न है, मतलब हम लोग कैसे कैसे यूज कर रहे हैं उसका क्या पैटर्न है, बोल रहा है उससे एक प्रॉब्लम है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पे खेतियां ज्यादा होती हैं और कुछ कुछ ऐसे हैं जो वेस्टलैंड ज्यादा है। तो जहां पर वेस्टलैंड ज्यादा है तो वहां के लोग ज्यादातर मोस्टली इंडिया में लोग खेतियों पर डिपेंड करते हैं, तो जहां वेस्टलैंड ज्यादा है वहां के लोग खेतियां नहीं कर सकते, तो उनको प्रॉब्लम है। डिफोरेस्टेशन, धीरे धीरे हमें पता है फॉरेस्ट जो है हमारा वो आइडियल 33% से कम होता जा रहा है, ये एक प्रॉब्लम। ओवर ग्रेजिंग है, ओवर इरिगेशन है, घास ज्यादा चरते हैं लोग, ओवर ग्रेजिंग है ना, जिससे मिट्टी खराब होती है, वो उन पे फिर खेतियां नहीं, दोबारा से घास नहीं उग पाती, ठीक है ना। और ओवर इरिगेशन मतलब ज्यादा पानी का जो है ओवर इरिगेशन, जहाँ चाहिए ही नहीं वहां जरूरत से ज्यादा पानी प्रोवाइड हो रहा है। और अनप्लान अर्बन ग्रोथ है, मतलब जो हम शहरीकरण में विकास कर रहे हैं वो कोई प्लानिंग के तरीके से नहीं है, अनप्लान है, जरूरत पड़ी बना दिया, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, जिससे फर्टाइल लैंड भी कम होती जा रही है, कि जहाँ खेतियां हो सकती हैं वो जमीनें धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। बाकी रीजनल डिफरेंसेस भी है, रीजनल डिफरेंस मतलब क्षेत्र के हिसाब से बंटवारा, कैसा, जैसे पंजाब हरियाणा और यूपी की बात करें 80% से ज्यादा जमीनें तो खेतियां होती हैं यहाँ पर, और वहीं हम अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की बात करें तो वहां ज्यादातर हिस्सा जंगल है। राजस्थान की बात करें ज्यादातर वेस्ट लैंड है। मध्य प्रदेश और उड़ीसा की बात करें यहाँ फॉरेस्ट और मिनरल ज्यादा है, जंगल ज्यादा है, या फिर यहाँ वो मिनरल्स लोहा स्टील ये ज्यादा मिल रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स क्यों है, क्योंकि भैया हर जगह अगर ये सब चीज बराबर से हो बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, और यहाँ पर जनरली क्या है कि जो चीजें जहां ज्यादा है वहां वही उसी तरीके का एम्प्लॉयमेंट सोर्सेज ज्यादा है।
और अगर हम नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसीज के ऊपर बात करें तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, 33% वाला हिसाब। करंटली इट इज ओनली अबाउट 22 या फिर 23%। लैंड यूज डाटा किसके द्वारा कलेक्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना, लैंड यूज सर्वे ऑफ इंडिया। और गवर्नमेंट अफॉरेस्टेशन प्रमोट करती है, डिफॉरेस्टेशन पेड़ हटाना और अफॉरेस्टेशन पेड़ लगाना। वेस्टलैंड डेवलपमेंट चाहती है कि जो भी वेस्टलैंड है उनका विकास हो, वो बेहतर हो। सॉइल कंजर्व मतलब मिट्टी को बेहतर बनाओ, अच्छे से उपजाऊ करो। कहता है अगर अच्छा लैंड यूज करोगे डेवलपमेंट बैलेंस आएगी और हेल्दी एनवायरनमेंट बनेगा। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर, हम समझ चुके हैं हमारे इंडिया में कैसे कैसे लैंड डिविजिबल है, कैसे कैसे लैंड डिवीजन हो रखा है। फिर हमने पढ़ा कि लैंड जो हमारी अलग अलग तरीके से डिवाइड हो रखी है उसका अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है ना। और लैंड डिवीजन सही नहीं है, लैंड का जो यूज पैटर्न है उसमें प्रॉब्लम है। हमने सारे टाइप्स पढ़ लिए। अब हम समझेंगे कि धीरे धीरे लैंड कैसे डिग्रेड होती जा रही है और हम उसका बचाव कैसे कर सकते हैं। जमीन के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला अपना व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है डिक्लाइनिंग इन द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ अ लैंड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज या नेचुरल कारण, या तो कोई नेचुरल प्रकृति की वजह से या हमारे कंटिन्यूअसली उसको यूज करने की वजह से, हमारी वजह से जमीन की क्वालिटी खराब होना या जमीन की क्वालिटी खत्म होना, या उसकी जो प्रोडक्टिविटी है जिस चीज के लिए वो यूज की जा सकती है वो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होते जाना, दैट इज लैंड डिग्रेडेशन। तो व्हाट इज लैंड डिग्रेडेशन, मतलब डिक्लाइनिंग इन द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। जो एक लैंड है उसकी क्वालिटी में डिक्लाइन होना, ठीक है। कोई भी चीज होती है उसको आप यूज करते हो, कंटिन्यूस डिक्लाइन होते हैं, क्वालिटी खराब होती है उसकी। और या फिर वो जो पहले जितनी एफिशिएंट थी अब उतनी एफिशिएंट नहीं है, सो इस वजह से। और वो क्या कारण हो सकते हैं, या तो हम लोग उसका कारण है या फिर प्रकृति, नेचर खुद उसका कारण हो सकता है। सिंपल भाषा में अगर हम समझे तो लैंड कम यूजफुल हो जाना या इनफर्टाइल हो जाना। फर्टाइल मतलब अच्छी पैदावार देना, इनफर्टाइल मतलब कम पैदावार देना। तो या लैंड या तो कम इस्तेमाल हो पा रही हो या इनफर्टाइल हो रही हो, किसके लिए, या तो खेतियों के लिए या फिर जंगलों के लिए या फिर कोई और प्रोडक्टिव अगर आप काम उसके अंदर करना चाह रहे हो इस वजह से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेन कारण क्या क्या है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम पढ़े तो मेन कारण है लैंड का डिग्रेडेशन का सबसे बेस्ट कारण है डिफॉरेस्टेशन, जो हम कर रहे हैं, धीरे धीरे जंगलों को काटते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, सॉइल जो है ना वो इरोड हो रही है और कम फर्टिलिटी होती जा रही है। जैसे आप जमीन पर काटते जाओगे, वहां से पेड़ काटते जाओगे, जड़ें हटती जाएंगी। कितना टाइम लगता है एक पेड़ को ग्रो करने में, जड़ें मजबूत होने में कितना। तो जैसे फर्टिलिटी लॉस हो जाना, मतलब उसको जब आप बेसिक सी चीज है जहां आप खेती कर रहे हो वो अब उस जमीन को हटा दो आप और उस जमीन के लिए कोई और यूज करने लग जाओ, घर बना दो, मैदान बना दो, कोई और चीज के लिए यूज कर लो। बेसिक क्या होगा कि आप उस जमीन को वापस से अगर घर हटा के वापस से खेत बनाओगे, वापस से जंगल बनाओगे, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। जब लोग अपने घर पे अपने जमीन बना रहे होते हैं ना, तो लोग जब घर रहने के लिए बना रहे होते हैं तो वो ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड्स डालते हैं, ऐसे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स डालते हैं कि हमारे घर में पेड़ ना उगने लग जाए। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत लोगों के घरों के बीच में पेड़ उगने लग जाता है, क्योंकि सारी खेती होते हैं, लोग अपने घरों को बनाते हैं। तो आप क्या करते हो, अच्छे से उसकी नींव बोते हो, अच्छे से आप प्रॉपरली घर बनाते हो। घर जब बनता है तो जमीन से थोड़ी ना, उसके नीचे से बनना शुरू होता है। तो वो सारी चीजें जो है ना वो इसीलिए ताकि खेती ना हो सके। तो कहीं ना कहीं हम डिफोरेस्टेशन करके जो हमारी सॉइल है उसको इरोड कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, और या तो हम उसको फर्टिलिटी उसकी कम कर रहे हैं उस जमीन। ओवर ग्रेजिंग मतलब ज्यादा घास चराना। आप जब देखते हो जानवरों को जनरली क्या कहा जाता है कि कभी भी घास चराना हो तो जानवरों को खेतों में या घासों में मत छोड़ो, उनके लिए घासे काटो तरीके से और लाके उनको खिलाओ एक ही जगह पे। क्यों, क्योंकि अगर उन्हें आप मैदान में छोड़ दोगे वो एग्रेसिव तरीके से घास को तोड़ेंगे। जब वो एग्रेसिव तरीके से घास को तोड़ेंगे वो जड़ों को निकाल लेते हैं पूरी, और वापस से मिट्टी बोना, जड़ बनाना वापस से इतना आसान काम नहीं होता। तो क्या होता है, ज्यादातर वो जब घास खाते हैं तो लैंड जो है ना वो एक्सपोज हो जाती है, डैमेज हो जाती है। माइनिंग एक्टिविटीज, कभी कभी माइनिंग लीव्स या लैंड बैरन जो ये पॉल्यूट करते हैं जमीनों को और सॉइल को लॉस करते हैं। हम कभी माइनिंग एक्टिविटी खोदते नहीं है खदानों को या फिर जमीन को खोदते हैं, तो ये भी एक सही नहीं है, इससे जमीन बंजर होती जाती है, ठीक है। ओवर इरिगेशन, ज्यादा सिंचाई कराना, ठीक है ना।
स्पेशली ये पंजाब या हरियाणा या पश्चिम बंगाल, इससे वाटर लॉगिंग हो जाती है या सेलेनाइजेशन हो जाता है, पानी में ज्यादा नमक आने लग जाता है, टू मच सॉल्ट इन अ सॉइल, मतलब मिट्टी में ज्यादा नमक आने लग जाता है। तो ये सही नहीं है। ओवर इरिगेशन, ज्यादा सिंचाई करना भी, पानी को ज्यादा सिंचाई देना, ओवर इरिगेशन करना भी सही नहीं होता। इससे ऑब्वियस सी बात है पानी भी वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन लैंड के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, ध्यान रखना, लैंड के लिए या तो वाटर लॉगिंग, पानी जमा हो जाता है, और सैलिनाइजेशन हो जाता है, मतलब मिट्टी में नमक ज्यादा आ जाता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड अर्बनाइजेशन, वेस्ट एंड कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रॉय नेचुरल लैंड। जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है या शहरीकरण है, उससे हो क्या रहा है, उससे जब भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो जो हमारी नेचुरल जमीन है, जो नेचर से मिली हुई है, हम उसको डिस्ट्रॉय करके कुछ ना कुछ क्रिएटिव बनाते जा रहे हैं, जिस वजह से हमारी जमीनें डिस्ट्रॉय होती जा रही है, जो नेचुरल। तो ये कुछ कारण थे, इसको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। आपको बोलता है लैंड डिग्रेडेशन, अगर हम अलग अलग स्टेट में पढ़ें तो देखो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये माइनिंग का कारण है। आपको पता है बड़े बड़े टाटा स्टील प्लांट झारखंड छत्तीसगढ़ों में बने हुए हैं, यहाँ पे सारी खदानें ही है जहाँ पर स्टील, आयरन, ये सब निकाला जाता है। तो ये आपको याद होने ही चाहिए, ये 4-5 याद कर लो। मोस्टली हर चैप्टरों में इन वर्ड्स का, ये इन स्टेट्स का यूज होना ही है, तो अभी से याद करना बेहतर है आपके लिए। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ। मध्य प्रदेश में ज्यादातर खेती बाड़ी नहीं होती, वहां पे ज्यादातर फॉरेस्ट्री होती थी, अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था ना ये। तो ये चीजें जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है, ताकि आप किसी भी स्टेट को याद कर पाओ तो आप नाम अच्छे से बता सको, ठीक है ना। बाकी गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, राजस्थान, यहाँ पर ओवर ग्रेजिंग होती है, तो ये एक कारण है लैंड डिग्रेडेशन का। या पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, तो ये तो ओवर इरिगेशन है, हमने ऊपर ही पढ़ लिया था एग्जाम्पल। अच्छा, इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, डिग्रेडेशन से रिजल्ट क्या होता है, बोलता है कि जो फर्टाइल सॉइल है वो लॉस हो जाती है, पहला नुकसान वाला कारण है। दूसरा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो रही है, जायज बात है, जो आप खेती के लिए यूज कर रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कम हो रही है। दूसरा, कहीं कहीं पे डेजर्टिफिकेशन या सूखा पड़ रहा है, जगहों पर सूखा पड़ रहा है, ठीक है। या फिर एनवायरमेंट इम्बैलेंस हो रहा है। क्यों एनवायरमेंट इम्बैलेंस क्यों हो रहा है, हमारे भारत में फॉरेस्ट कितना परसेंट होना चाहिए, आइडियल फॉरेस्ट्री 33, कितना है 22 या 23% है, ठीक है। वो इसका बेस्ट कारण है। अब इसको कंजर्व कैसे करें, कंजर्व करने के लिए कहता है अफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन का अपोजिट अफोरेस्टेशन, पेड़ हटाओ, पेड़ लगाओ। प्लांटिंग मोर ट्रीज टू होल्ड सॉइल एंड इंप्रूव फर्टिलिटी, पेड़ ज्यादा से ज्यादा उसकी मजबूत बना के रखे। कॉन्टोर प्लगिंग अलोंग स्लोप्स टू स्टॉप सॉइल फ्रॉम वॉशिंग अवे। कभी कभी क्या होता है, जनरली प्लगिंग जो करते हैं ना, वो स्लोप पे इस तरीके से करो ताकि जो सॉइल है वो, जैसे आपने देखो पहाड़ी इलाकों में ऐसे खेती की जाए, पहाड़ ऐसे हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, पहाड़ों पे ऐसे ऐसे खेती करते हैं। जैसे ये पहाड़ है, ये स्लोप है, तो यहाँ ऐसे कर दी, थोड़ी सी ऐसे, थोड़ी सी ऐसे, जिससे जब बारिश भी आए तो वॉश अवे ना हो, खेत उड़ के ना चले जाए पहाड़ों इलाकों में। मैं आपको दिखाता हूँ, कॉन्टोर प्लगिंग का एक चित्र दिखाता हूँ, आपको ज्यादा बेहतर समझेगा। ये देखो, ये पहाड़ के इलाके दिखाई दे रहे, अब देखो ये पहाड़ी है ना, ये कॉन्टोर प्लगिंग है। इससे बारिश होगी, अगर मान लो आप खेत भी आप वैसे उगाओगे स्लोप के हिसाब से, तो आप समझ रहे हो ना कैसे होगा, है ना। इसमें भी दिखाया था, ये हमारा कॉन्टोर प्लगिंग है ना, ये कॉन्टोर प्लगिंग होती है। और देखो और बेहतर दिखाऊं तो ये देखो इस तरीके से, है ना, और है ना, सही है, इस तरीके से। ये आप ज्यादातर, मैं उत्तराखंड जाता हूँ ना जब कभी घूमने, तो मैं बहुत देखता हूँ वहाँ पे कॉन्टोर प्लगिंग बहुत होती है वो, क्योंकि पहाड़ी इलाके में वहाँ पे यही होता है, बड़ा मजा आता है। ये देखने में अलग ही क्रिएटिविटी होती है, तो इसको देखने में बड़ा मजा आता है ना। तो अब क्या हो रहा है, जो स्लोप है, ढाल है, ये होता है ढाल, ऐसा ढाल होता है, पहाड़ होता है ना, ऐसे ढाल होता है पहाड़ पे, तो उससे क्या होता है, वॉशिंग अवे, जब भी कभी बारिश आए तो पूरा खेत ना उड़ के चले जाए, है ना, रिस्टोर रहे, हमारा पूरा अच्छे से बचा रहे। बाकी टेरेस फार्मिंग, हाँ, ये दो चित्र देखो, आप देखो ध्यान से, तो ये दो एग्जांपल है कॉन्टोर प्लगिंग के और टेरेस फार्मिंग के, ध्यान से देखो। इसमें अगर आप देखोगे तो आप देखोगे लास्ट में क्या दिखा रखा है, इस वाली फिगर को देखो, नीचे वाले ऐसे लिखा है ट्रेंच एज बैरियर, बैरियर बना रखे किनारी पे, जैसे ये खेत खत्म हो रहा है वहां बैरियर बना रखे, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखोगे टेरेस फार्मिंग में ऐसा नहीं है। टेरेस फार्मिंग जो भी अपने ऊपर चित्र देखी थी वो टेरेस फार्मिंग है, वहां पे ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा पढ़ता हूँ, ध्यान से देखना। कहता है टेरेस फार्मिंग एक स्टीप स्लोप होता है रीजन में जहां पे फार्मिंग फ्लैट सरफेस पे डन होती है, फार्मिंग जो हो रही है वो फ्लैट सरफेस पे हो रही है, ठीक है। और वहां पर
एक्चुअल में ये फ्लैट सरफेस आता कहाँ से है, हम इसे खुद से अपने लिए अवेलेबल कराते हैं मशीन से या मैन्युअली। और टेरेस फार्मिंग जो होती है वो साइज में थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन कॉन्टोर प्लगिंग बड़ी नहीं होती। कॉन्टोर प्लगिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये स्लोप ढाल पे बनी होती है, पत्थरों की मदद से या घास की मदद से या ट्रेंचेस जो हमने बना रखे हैं, छोटे छोटे रेत के ही बना देते हैं हम, ठीक है ना, ऐसे जो क्या करते हैं पानी को कलेक्ट करते हैं, नीचे बहने नहीं देते, ठीक है। और कॉन्टोर प्लगिंग जो होती है वो प्लगिंग होती है पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ हिल्स और स्लोप। ये ट्रैप करता है पानी को नीचे जाने से, और ये पैरेलली चलता है, मतलब पैरेलली मतलब ऐसे इसके पैरेलल फिर नीचे इसके। मोस्टली टेरेस फार्मिंग भी ऐसे ही होती है, बट देयर आर लिटिल बिट डिफरेंस इन टेरेस फार्मिंग एंड कॉन्टोर प्लगिंग, ठीक है। कॉन्टोर प्लगिंग में जनरली आप क्या कहते हो, पानी को रोकने के लिए आप एक अलग से ट्रेंचेस बनाते हो, बाधाएं बैरियर्स बना के रखते हो, ठीक है ना। और टेरेस फार्मिंग में जनरली आप जो होते हैं मेकिंग अ स्टेप लाइक फील्ड, ठीक है ना, ऑन हिल्स। हिल्स पे आप एक ऐसे फील्ड बनाते हो प्रॉपर, और बड़ी होती है थोड़ी सी। ये मान लो ज्यादातर साउथ में हो सकता है, इसे ज्यादातर प्रैक्टिस करी गई हो, जहाँ पर चाय के बागान होते हैं, है ना, जनरली जहाँ थोड़ा बहुत ज्यादा स्लोप ना हो, ऐसा समझ सकते हैं, और थोड़ा सा पैरेलल ही जाता है ये ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम शेल्टर बेल्ट की बात करें, शेल्टर बेल्ट प्लांटिंग करना ट्रीज इन रोज टू ब्लॉक विंड एंड एयर टू प्रोटेक्ट सोइल। जैसे मान लो हमारा एक खेत है, तो उस खेत के किनारों पे पेड़ लगा देना, जिससे हवा या बारिश कभी बहुत तेज आती है तो खेत हवा में उड़ जाते हैं ना, या फिर हमारी मिट्टियां उखड़ जाती हैं, वो ना हो। तो चारों तरफ खेतों के क्या करना, पेड़ लगा देना, ठीक है। एक आध चित्र से समझ लो इसको भी। ये देखो इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये शेल्टर बेल्ट है, क्लियर है, शेल्टर बेल्ट, ठीक है ना। इस तरीके से यानी कि खेतों को क्या करा जा रहा है, बाउंड्री बना के प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वो ज्यादा बड़े पेड़ भी हो सकते हैं, छोटे मोटे भी हो सकते हैं। बाकी इसके बाद कंट्रोल्ड ग्रेजिंग, अब इसके लिए तो कोई चित्र नहीं है, बेसिक सी बात है। इसमें तो एक ही इलाका बना दो, वहीं पे घास चरे हो, है ना, पर्टिकुलर एक एरिया बना दो, या फिर इरिगेशन का जो मेथड है वो प्रॉपर रखो, जिससे ओवर इरिगेशन ना हो, वाटर लॉगिंग ना हो, पानी एक ही जगह जमा ना हो जाए। जनरली लोग खेतों में क्या करते हैं ना, पाइप लगा के छोड़ देते हैं, पानी भरता जाता है खेत में, वो सही नहीं है। उससे बड़े आप ड्रिप सिस्टम यूज कर लो या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करो, है ना। तो बाकी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, मतलब नेचुरल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करो, जिस वजह से जो है आपके जो मिट्टी है वो थोड़ी हेल्दी रहे, है ना, वो खराब ना हो जल्दी से। बाकी ठीक है, ये कुछ इसके एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, जहां पर आपसे पूछेगा कि लैंड को डिग्रेड करने के लिए मेजर क्या क्या होने चाहिए, तो ये आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। क्लियर है, चले आगे। पॉइंट्स जो आपको याद रखना है इसमें, कहता है 130 मिलियन हेक्टेयर जो जमीन है इंडिया में वो डिग्रेडेड हो चुकी है, 130 मिलियन हेक्टेयर जगह। गवर्नमेंट ने कुछ प्रोग्राम्स लाए हैं, जैसे एक इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट, ये प्रोग्राम्स के नाम है, एक आध याद रख सकते हो। वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये अपन ने ऊपर भी पढ़ लिया था, वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। और सॉइल कंजर्वेशन स्कीम, सॉइल को कंजर्व करने की कुछ स्कीम्स ला रखी हैं, ये प्रोटेक्ट करती है जमीन को। तो ये कुछ एक आध पॉलिसीज हैं जो सरकार ने प्रोग्राम्स ला रखे हैं, इंपॉर्टेंट है, एक आध क्वेश्चन आ जाता है इनसे, नाम याद रख लोगे तो बहुत है। स्कूल्स और लोकल कम्युनिटीज में भी इन्वॉल्व करी गई है ट्री प्लांटिंग, जिससे अवेयरनेस ज्यादातर लोगों में बढ़ा। अब शहर के लोगों को पता ही नहीं खेती कैसे होती है, क्योंकि वो अभी अभी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो गांव जो पढ़ रहे हैं स्कूल में, बाहर शहरों में एजुकेशन ले रहे हैं, उन्हें खेती बाड़ी के बारे में थोड़ा जाता। लेकिन कोई एक इंसान 1-1.5 साल गाँव में बस जाए और उसको देखे, वो तो एक उसको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी कुछ टिप्स है याद रखने के लिए, जमीन हमारी जिंदगी है, अगर हम इसे डिग्रेड करेंगे तो हम हमारा भविष्य डिस्ट्रॉय करेंगे। बाकी आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सॉइल एज अ रिसोर्स। सॉइल एज अ रिसोर्स क्या है, अब हम सॉइल के बारे में बात कर रहे हैं, लैंड हमारा खत्म हो गया है, सॉइल एज अ रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब सॉइल मिट्टी क्या होती है। सॉइल जो होती है अर्थ के सरफेस की टॉप मोस्ट लेयर होती है, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी की लेयर होती है, सतह होती है, उसमें जो सबसे ऊपर की जो सतह होती है वो क्या कहलाती है, सॉइल। और ये मिनरल से बनी हुई होती है, ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि डिकम्पोज, जो प्लांट्स दफन हो गए थे उनसे बनी हुई होती है, या फिर एनिमल्स जो दफन हो गए थे उनसे बनी हुई होती है, पानी और हवा से सबसे मिलके बनती है। सिंपल मतलब है, सॉइल एक बहुत ही पतली लाइफ गिविंग लेयर है। लाइफ गिविंग मतलब हमें जीवन दे रही है ये मिट्टी, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इससे प्लांट की ग्रोथ सपोर्ट होती है, प्लांट नहीं होगा तो हम नहीं, है ना। और ये हमारे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और बायोडाइवर्सिटी, हमारे जो जीवन है, जो हम अलग अलग चीजें कर पा रहे हैं, उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सॉइल की इंपॉर्टेंस क्या है, सपोर्ट करता है प्लांट की ग्रोथ को, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, पानी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ मतलब प्लांट ग्रो होगा तो पानी भी अच्छे से होगा, शेल्टर भी मिलेगा, रूट को, जड़ों को शेल्टर मिलेगा, ठीक है। जो आप देखते हो ना जनरली नीचे
जितने ज्यादा आप प्लांट उगाओगे तो जायज बात है जड़ें मजबूत रहेंगी तो उनको शेल्टर मिलेगा, जो नीचे और भी डिकम्पोजर है या नीचे एल्गाई है या फिर जो भी फंगाई, उनको शेल्टर मिलते हैं, ठीक है ना। एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर को कैसे सपोर्ट करते हैं, तो जायज बात है, इंपॉर्टेंस क्या है, एग्रीकल्चर अच्छा होगा मिट्टी से, क्यों, क्योंकि एक मेजर सोर्स जो खाना और रॉ मटेरियल जो भी बनना है वो खेती होके होता है, और खेती में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वहां की मिट्टी, मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। होल्ड्स वाटर, क्योंकि देखो आप बोलोगे जमीन इंपॉर्टेंट है, पर जमीन पे मिट्टी भी तो मैटर कर रही है, पानी को होल्ड करके करता है, जायज बात है। जब आप जो भी आपका क्या कहते हैं मिट्टी होती है वही वाटर को होल्ड करके रखती है, ठीक है ना, और हेल्प करती है ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में भी। आप देखते हो ग्राउंड वाटर बढ़ना या कम होना मिट्टी पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, ठीक है ना। मिट्टी उसे जितना ज्यादा होल्ड करके रखेगी पानी उतना ही लेवल ऊपर रहेगा, वरना पानी नीचे जाता रहेगा। बायोडाइवर्सिटी, जो भी इंसेक्ट है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, छोटे छोटे एनिमल्स हैं, ये मिट्टी में ही तो बसे होते हैं, तो इनको ये हैबिटेट देता है, रहने की जगह देता है, आवास है ये इनका। सपोर्ट करता है फॉरेस्ट को या फिर वेजिटेशन को, तो जायज बात है जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत जरूरी है, जंगल और वेजिटेशन, जो हम पेड़ पौधे सब्जियां फल फ्रूट जो भी उगा रहे हैं वो सब इस पे डिपेंड है, ठीक है। क्लियर है, आगे चलें, कोई दिक्कत तो नहीं इस पे। अब मिट्टी बनती कैसे, फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, तो सॉइल जो बनी हुई है ना मेरे भाई, वो 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, आपको पता होगा कौन कौन से, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये एक वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, मतलब सॉइल जो कैसे बनी है, रॉक्स की वेदरिंग करके, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, द प्रोसेस इन्वॉल्व। अब कैसे कैसे बनी है, जैसे मान लो कोई पहाड़ है, पहाड़ का ब्रेक डाउन हो गया, रॉक है, बहुत बड़े पत्थर पहाड़ है, वो ब्रेक डाउन हो गया हवा से, पानी से, जैसे मान लो बारिश है या कुछ भी हुआ, तो मिट्टी क्या होती है, जनरली पहाड़ों पे जो मिट्टियां होती है कुछ भी होती है वो वहां से हवाओं से उड़ जाती है। आप बारिश देखते हो आते हो रोड पे, बारिश जब आती है तो रोड के किनारे देखो, बारिश जब चली जाएगी तो थोड़ी देर बाद आप देखते हो बारिश के किनारों पर, रोडों पर जो किनारी होती है ना, वहां मिट्टियां जम जाती हैं, सॉइल सी जम जाती है, वो वही तो एग्जाम्पल है इस चीज का। अब एकदम से नहीं जमेगी, पर हाँ ऑब्वियस सी बात है, बसेरा तो आज होना शुरू होगा ना, वो तो थाउजेंड ऑफ ईयर्स पहले। तो हवा से, पानी से या टेम्परेचर में जो बदलाव आया उससे धीरे धीरे गर्म हुआ टेम्परेचर, बारिश आई जैसे मान लो, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर गर्म हुआ, सूख गया पानी, मिट्टी रह गई, ठीक है ना। या फिर प्लांट्स और एनिमल्स का डीकम्पोजिशन, ऊपर हमने पढ़ा सॉइल कैसे बनी है, डीकम्पोजिशन, प्लांट और एनिमल धीरे धीरे डीकम्पोज होते गए। आप देखो कोई भी जानवर है उसको आप दफन कर देते हो तो डीकम्पोज हो जाता है वो, उसके बाद मिट्टी तो रह जाती है और मिट्टी बहुत अच्छी हो जाती है, खाद अच्छा हो जाता है उसके लिए। ऑर्गेनिक मैटर जो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, देखो वही तो लिखा हुआ है, और कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल मेटल, मिनरल की वजह से या ऑर्गेनिक मैटर, वाटर और एयर, इन सब की वजह से। तो ये 3-4 फॉर्मेशन कारण है सॉइल के, ये आप पढ़ लेना अच्छे से, इंपॉर्टेंट है और इजी है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब इंडिया में टाइप्स ऑफ सॉइल, दैट इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि हमारे इंडिया में कितने टाइप की सॉइल पाई जाती है। आपको एक ही पता होगा, एलुवियल, जो हमारे यहाँ पर है। तो जो एलुवियल सॉइल है, जो जो फर्टाइल सॉइल है, जो जो हमारे खेती के लिए अच्छी, जो हम जनरली जो नदियों के साथ मिट्टियां बहकर आती है ना, पहाड़ों से नदियां बहकर आ रही है ना, गंगा नदी, जमुना नदी, वो अपने साथ, जब जैसे आप देख हरिद्वार में आपने नहाए हो कभी, हरिद्वार में जब नहाए हो तो नीचे वो जब मिट्टी आती है पैरों में, टच हुई है वो मिट्टी, क्या होती है वो मिट्टी बताओगे, अस्थियां होती है कि नहीं होती, वो अस्थियां होती है ना, अस्थियां गल जाती है, रेत बन जाती है, वही तो होती है वो। नहीं, बिल्कुल सही बात है, बहुत से लोग वहां यही कहेंगे, अरे नहीं हम नहीं ना, अस्थियां नहीं नहीं, अस्थियां तो वहां से बहनी शुरू हो रही है, वहीं थोड़ी ना गल के हो जाएगी। एक्चुअल में क्या होता है, पहाड़ों से आ रही है, पहाड़ों से, जैसे मान लो एक स्लोप है, नदी ऐसे आई, फिर ऐसे टकरा के लेफ्ट मुड़ गई या राइट मुड़ गई, तो जो वो सतह है जिससे वो टकरा रही है वो जमीन है, उस जमीन से क्या करा, मिट्टी उखड़ गई, धीरे धीरे बह बह के आगे जाओ, जब आप हरिद्वार में नहा रहे होते तो आप पैरों में मिट्टी आती है, वो सारी एलुवियल सॉइल है, कितने टाइम से वो पानी में रही है, कितनी उपजाऊ है, वो एलुवियल सॉइल होती है, जो फर्टाइल होती है, मिनरल्स में बहुत रिच होती है, और उसके अंदर आराम से आप काम कर सकते हो। क्या काम, जैसे नॉर्थर्न प्लेन्स, पंजाब हरियाणा, यहाँ पे तो ये मिलती है, काम मतलब खेती, ठीक है ना। ब्लैक सॉइल आती है, जो आयरन, जिस मिट्टी के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, या फिर ये कॉटन की खेती के लिए अच्छी होती है, तो ध्यान रखना इसका एग्जाम्पल, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है ना। महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश साउथ में पाई जाता है, इस साइड महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
रेड सॉइल, अब रेड सॉइल भी होती है, ठीक है ना। आप देखो जनरली आप कभी मैच देखो ना क्रिकेट में, तो इसमें ही बोलता है ये काली मिट्टी की पिच है, रेड सॉइल है, ब्लैक, वो यही वर्ड बोलते हैं। रेड सॉइल में जनरली आयरन होता है और सूटेबल होता है ये ग्राउंडनट, जनरली क्रॉप्स जैसे कि मूंगफली, मूंगफली के लिए ज्यादा ठीक रहती है, और इसके अंदर आयरन होता है, इसके अंदर भी आयरन कंटेन करती है। एग्जाम्पल तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, साउथ हो गया प्रॉपर, ठीक है ना। बाकी लेटराइट सॉइल जो आयरन और एल्यूमिनियम में रिच होती है, और ये ह्यूमिड रीजन में पाई जाती है, जहाँ ज्यादा नमी हो, ह्यूमिड, या तो समुद्री इलाके होंगे वहां पाई जाएगी, क्योंकि ह्यूमिड एरिया वही होते हैं जो समुद्र के इलाके, केरला, कर्नाटका और उड़ीसा, ठीक है। डेजर्ट सॉइल जो सैंडी होती है, अब आपने डेजर्ट की सॉइल देखी है, रेतीली सॉइल होती है जो, ये जनरली न्यूट्रिएंट्स में बहुत लो होती है, और ये सूखे रीजन में पाई जाती है, राजस्थान और गुजरात। बाकी माउंटेन सॉइल, अब आप पतली सी सॉइल होती है, बहुत ही लेस फर्टाइल है ये, और हिली रीजन्स में मतलब पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है, हिमालयाज या नॉर्थ ईस्ट इंडिया, नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो आपका मणिपुर, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब, अरुणाचल प्रदेश। सेलाइन या फिर सेलिन या एल्कलाइन, नमकीन सॉइल, नमक वाली सॉइल, जिसके अंदर सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा होता है, और ये अनसूटेबल है क्रॉप्स के लिए, खेती हो ही नहीं सकती, राजस्थान, गुजरात और पंजाब, ठीक है मेरे भाइयों। इसमें से एलुवियल, रेड, ब्लैक और लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट हाँ ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा। एक सॉइल इरोजन पढ़ना है मेरे भाइयों। सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है, जैसे हमने पढ़ा सॉइल को कैसे हम बचाएं, और सॉइल क्या होती है, और सॉइल इरोड हो रही है, इरोजन हो रहा है, क्या मतलब जो हमारा जो टॉप सॉइल है, टॉप लेयर है, वो धीरे धीरे ना लॉस होती जा रही है। किस वजह से, अब देखो जिस वजह से वो बनी है उसी वजह से लॉस भी हो सकती है, विंड हो गया, वाटर हो गया, या हम लोग हर जगह में आएंगे, ठीक है ना, जब भी प्रकृति को खराब करने की बात होगी। इट इज अ मेजर इशू इन इंडिया, ये इंडिया में बहुत बड़ा इशू है। किस वजह से, एक तो डिफोरेस्टेशन कर रहे हो, तो जब डिफोरेस्टेशन आप करते हो तो जमीन उखड़ जाती है, वो क्वालिटी और वो सेम लैंड वाली प्रॉब्लम है मोस्टली। तो जब आप ट्री को हटाते हो तो सॉइल लॉस हो जाती है। अब आप वहां फर्श बना रहे हो या जमीनें बन रही हैं, मिट्टियां कहाँ हैं, इरोड हो रही है, जमीनों के नीचे जाती जा रही है, उनका यूज नहीं है। ओवर ग्रेजिंग, आपको पता वही थे, जैसे जैसे एनिमल्स उसको उखाड़ते हैं जड़ों को, तो फिर वो एक्सपोज हो जाती है, सॉइल खराब हो जाती है। ओवर इरिगेशन, सेम वही रीजन, वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी, है ना, सैलिनिटी मतलब नमक आ जाना सॉइल में। अगला माइनिंग, माइनिंग की वजह से सॉइल इरोजन आती है, ये सारे कारण वही तो है, लैंड डिग्रेडेशन। अब इसको बचाव कैसे करेंगे, वही है, मोस्टली वही है। एक तो अलग है, एफोरेस्टेशन, अफोरेस्टेशन कर दो, या टेरेस फार्मिंग कर दो, वही सेम, या कॉन्टोर प्लगिंग, वही सेम, या फिर गली प्लगिंग, ये क्या है, ब्लॉकिंग गलीज वेयर सॉइल इज वॉश्ड अवे, इस तरीके से यूज करा हुआ है। देखो ये जनरली क्या होता है, जो गली प्लग्स होते हैं ना, वो एक डिवाइस होते हैं, मतलब एक तरीके से हम उसे यूज कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं या सील कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि जो है हम वाटर फ्रॉम फ्लोइंग इनटू अनवांटेड एरियाज टू रेगुलेट वाटर फ्लो। जनरली गली प्लगिंग कर देना, जनरली क्या है ना कि रास्ता रोक देना, जैसे मान लो पानी आ जाता है और अपने साथ मिट्टियां ले जाता है, तो क्या करना, हम लोग वो ब्लॉकेज कर देंगे, पत्थर से लगा देंगे बहुत सारे, और उस एरिया को जहां पे पानी आता है वो उस पानी को रोक देगा, जिससे जो मिट्टी है वो हमारी कंजर्व बची रहेगी, हमारी मिट्टी, ठीक है। तो वो हमारी गली प्लगिंग है। बाकी वाटर को हार्वेस्ट करना, पानी बचा के रखो, है ना, रेन वाटर का पानी बचा के रखो, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। ग्राउंड एक ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें पानी ग्राउंड वाटर में चले जाए, है ना, जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, मतलब वो पानी बढ़े, ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़े, है ना, धीरे धीरे कम होता जा रहा है ना, वो चीज। बाकी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना, ये सेम लैंड के लिए भी था, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, फर्टिलाइजर इन सब का यूज कम करना। बाकी पॉइंट्स जो हमें याद रखने इसमें वो ये है कि सॉइल कंजर्वेशन एक्ट की अगर हम बात करें तो इंडिया उस पर फोकस करता है सॉइल को बचाने के लिए, और सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, और प्रमोट करना सस्टेनेबल फार्मिंग, ऐसी फार्मिंग जिससे फार्मिंग भी ठीक ठाक हो और भविष्य में थोड़ा चीजें भी, मतलब रिसोर्स का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना। सॉइल की जो हेल्थ है वो एक मेजर पार्ट है इंडियाज का मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, NMSA, मतलब हमारा नेशनल मिशन बना है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, और उसमें सबसे मेन उनका मकसद क्या है
कि सॉइल की हेल्थ को रिकवर करना या इंप्रूव करना, बेहतर करना। बाकी क्रॉप रोटेशन कर सकते हो, क्रॉप को डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो ताकि आप सॉइल को मेंटेन कर सको और सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन करो। मतलब क्रॉप रोटेशन तो पता है ना आपको, एक ही खेत में दो दो डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स, एक तो मल्टीपल क्रॉपिंग और एक क्रॉप रोटेशन, एक ही खेत में डिफरेंट डिफरेंट खेती कर देना ताकि क्रॉप्स के जो न्यूट्रिएंट्स है वो कमजोर ना पड़ जाए। एक ही खेती करते रहोगे बार बार तो वो न्यूट्रिएंट खा जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं, सॉइल कमजोर हो जाती है। तो क्रॉप रोटेशन में आप एक ही खेत में डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स लगा देते हो, अलग अलग, एक जगह ये खेती और एक उसी खेत में दूसरी, फिर ऐसे, ठीक है ना। बाकी वही है, हेल्दी सॉइल रखेगी, हेल्दी क्रॉप्स और हेल्दी एनवायरनमेंट रहेगा। बाकी नेक्स्ट जो हमारा, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस इसको जल्दी से खत्म करते हैं हम, ठीक है ना। एलुवियल सॉइल, ये हमें पता है बहुत अच्छी फर्टाइल होती है, हमारे नॉर्थ में इंडिया में यही पाई जाती है, यूपी बिहार सब जगह नदियां यही लेती जा रही हैं। और इसमें मिनरल्स जो होते हैं ना वो पता होने चाहिए आपको, एक तो पोटैश या फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है ना, और लाइम, ये इसके अंदर रिच होते हैं, ध्यान रखना। और ये सूटेबल है गेहूं, चावल, गन्ना और कॉटन की खेती के लिए, ठीक है ना। बाकी मैं यहाँ पे देखो चित्र लाया हूँ आपके लिए, आपकी बुक का ये है ना, इसको देखते हैं एक बार, ध्यान से देखना। ये आपकी बुक का चित्र अगर आप देखोगे तो फॉरेस्ट और माउंटेन्स जनरली आप देखोगे हरे इलाके हैं, और फिर आप देखो लाइट ग्रीन एलुवियल। एलुवियल देखो मोस्टली कहाँ तक है, थोड़े राजस्थान में भी, थोड़ा मध्य प्रदेश भी है, थोड़ा राजस्थान, ये गुजरात वाला हिस्सा। पहले ऐसा माना जाता है कि यहाँ जो मोहनजोदारो था तो यहाँ पे भी एक नदी बहा करती थी, जिसको बहुत से लोग नाम देते हैं। बता सकते हो क्या नाम हो सकता था उस नदी का? सरस्वती। कहते नहीं, गंगा जमुना सरस्वती, तो लोग कहते हैं, पक्का नहीं पता, पर लोगों का कहना है कि हाँ शायद यहाँ कहीं ना कहीं एक नदी तो बहा करती थी, ठीक है ना, पाकिस्तान और इसके इलाकों में जो थी सरस्वती। बाकी ये वाली नदी, और ये देखो कुछ कुछ इलाके हैं ना यहाँ पे लाइट ग्रीन। बाकी रेड एंड येलो सॉइल, रेड और येलो सॉइल, ये पूरा रेड वाला इलाका है ना। ब्लैक सॉइल आप देखो महाराष्ट्र के इस इलाके में पाई जा रही है। लेटराइट सॉइल आपको पता है समुद्री इलाकों में पाई जाती है। और एरिड सॉइल, ये हम आगे देखते हैं, जो सैंडी सॉइल होती है वो होती है। चलो आगे देखते हैं, बनती कैसे है ये नदियों और नदी के बहाव से बनती है, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। नदियां मैं आपको समझा चुका हूँ, नदियां बहा के लाती है, अपने साथ बनाती है। ज्यादातर ये इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो इंडस रिवर है और गंगा नदी है, उनके प्लेन्स के पास, जहां वो नदियां बह रही है उनके पास पाया जाता है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। फिर आता है मेरे भाई काली सॉइल, ब्लैक सॉइल, जिसे रेगर सॉइल कहा जाता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये क्लेई होती है और इसके अंदर आयरन और लाइम और मैग्नीशियम ज्यादातर पाया जाता है, चिकनी मिट्टी टाइप, ठीक है ना। और रिटेन्स करती है इसके अंदर मॉइस्चर, और ये थोड़ी स्टिकी हो जाती है और गीली हो जाती है और क्रैक हो जाती है जब ये सूख जाती है, क्रैक हो जाती है जब ये सूख जाती है, और स्टिकी, थोड़ी सी स्टिकी चिकनी मिट्टी टाइप हो जाती है जब ये थोड़ी गीली होती है। बाकी आपको कहता है ये कॉटन की खेती के लिए अच्छी है, ग्राउंडनट जो हमने पढ़ा मूंगफली उसके लिए अच्छी है, और सोयाबीन के लिए अच्छी है, सोयाबीन लिखा उसका। फॉर्मेशन कैसे बनी है, ये लावा से बनी है, वोल्केनिक, ठीक है ना, वोल्केनिक रॉक से बनी है, ठीक है। लावा जो निकलता है ना, वोल्केनो से लावा निकलता है, उससे धीरे धीरे सेटल हो गई है, ठीक है। रेड, अब जब महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका के कुछ पार्ट्स में पाई जाती है। फिर मेरे भाई रेड सॉइल आती है। रेड सॉइल क्या होती है? रेड सॉइल कहता है ये आयरन के अंदर रिच है और इसका रेडिश कलर होता है ऑक्सीडेशन की वजह से। ऑक्सीडेशन आप जान चुके हो क्या होता है, ठीक है ना। और स्लाइटली ये एसिडिक होती है, ठीक है ना, थोड़ी सी एसिडिक होती है, न्यूट्रिएंट में थोड़ी सी कम होते हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट कम है, लेकिन ये क्रॉप को फिर भी सपोर्ट करती है और ये प्रॉपर फर्टिलाइजेशन के साथ करती है, ठीक है। अच्छी खासी खेती हो रही है इसके अंदर, ग्राउंडनट, पोटैटो, मेज और कॉटन की खेतियां इसमें की जाती है। फॉर्मेशन कैसे बनी है? ग्रेनाइट या ग्नीस रॉक से, जो ग्रेनाइट जनरली आप देखें ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं, उन पत्थरों से बनी हुई है। देखें ग्रेनाइट के पत्थर जो मेट्रो में नहीं देखते, नीचे मेट्रो में जो पत्थर लगे हुए होते हैं जनरली ग्रेनाइट के पत्थर होते हैं, वो उस टाइप के मिट्टी से बने हुए। लोकेशन इन इंडिया में तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, इन इलाकों में। अब हमने पढ़ा तो उड़ीसा में तो लेटराइट सॉइल होती है, ये रेड सॉइल कहते हैं, तो कुछ कुछ इलाकों में है भाई, है ना। लेटराइट सॉइल जनरली एल्यूमिनियम और आयरन में रिच होती है, लेकिन प्लांट के न्यूट्रिएंट्स के लिए पुअर है, ठीक है ना। ये कॉफी और टी और रबड़ इनकी खेती के लिए आइडियल है ये, ठीक है। और इनके अंदर फर्टिलिटी लो होती है क्योंकि हैवी रेन्स होती है, जिस वजह से न्यूट्रिएंट्स इनके लीच हो जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन क्या है इसका? ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट की वजह से बनती है। नीचे आता है ना आपका ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और इसके अंदर हाई रेनफॉल और टेम्परेचर चाहिए, जिस वजह से इंटेंस
वेदरिंग होती है रॉक्स की, जो रॉक्स की वेदरिंग मिट्टियां और पहाड़ों से आती है उसकी वजह से होता है। बाकी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, गोवा और वेस्टर्न घाट्स में ये पाई जाती है। इसके बाद मेरे भाई डेजर्ट सॉइल आती है। ये सैंडी और ड्राई होती है, इनके अंदर पानी का रिटेंशन ज्यादा होता नहीं, पानी जमाव नहीं होता इनके अंदर। और सेलिन भी होती है थोड़ी सी, एल्कलीन बेसिक नेचर की है ना, और सेलिन या एल्कलीन बेसिक नेचर की होती है। ये खेती के लिए सुटेबल नहीं है बिना प्रॉपर इरिगेशन के लिए। प्रॉपर इरिगेशन चाहिए इसको और ट्रीटमेंट चाहिए। कैक्टस और डेट पाम्स इसके अंदर और कुछ क्रॉप्स हैं जहां पर प्रॉपर इरिगेशन चाहिए रहती है। इस तरीके से डेट पाम्स का प्लांट है, देखो दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो, ठीक है, जैसे लटका हुआ है कुछ। जो मुस्लिम आए जब इंडिया में, तो वो ये खजूर की खेती लेकर आए हैं, यहाँ खजूर की खेती उन्होंने करवाई है। तो हम लोग को आती नहीं थी खजूर की खेतियां। फॉर्मेशन ये एरिड या ड्राई रीजन में ज्यादातर पाई जाती है, बहुत ही ना के बराबर यहाँ पे बारिश होती है। बाकी इंडिया में थार डेजर्ट और गुजरात में और कुछ कुछ हरियाणा के इलाकों में यहाँ थोड़ा सा गर्म इलाका है। बाकी एक माउंटेन सॉइल आ जाती है, बहुत पतली सॉइल होती है और लेस फर्टाइल होती है, ठीक है ना, और ये इरोजन से प्रोन होती है, मतलब लगभग इरोजन समझ लो आप, इनका हो ही जाता है। क्योंकि आपको पता है पहाड़ी इलाके में बारिश या फिर पहाड़ है, कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, ये ऑर्गेनिक मैटर, जैसे मान लो कोई डेड रिमेन्स हो जाता है ना प्लांट और एनिमल का, उसमें ये रिच है। बाकी इसके अंदर खेतियां बारले या पोटैटो या वीट इन सब की हो जाती है हाइयर एल्टीट्यूड्स पे, जहाँ हाइट अच्छी खासी ऊंची है। और ये जनरली हिली और माउंटेन के इलाकों में, जहाँ पे थोड़ा सा ठंडा और गीला क्लाइमेट हो वहां पर। हिमालयन रीजन्स में या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, वेस्टर्न घाट में, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट एरिया में आप देखते हो खेती उसकी होती है, चावलों की। लोग चावल बहुत खाते हैं वहाँ, बारिश होती है ना वहाँ पे अच्छी खासी। बाकी सेलिन और एल्कलीन है, जहाँ बेसिक नेचर की होती है, वहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है थोड़ा बहुत, जो अनसूटेबल बनाता है क्रॉप्स के लिए। और जनरली यहाँ पर पुअर ड्रेनेज भी होता है, बारिश पानी बहुत कम होता है, सूखा होता है। बाकी ये इरिगेशन और फर्टिलाइजर से आप इसको यहाँ पर फिर से खेती कर सकते हो, ठीक है ना। फॉर्मेशन कैसे है, ये जनरली ये इलाके बने कैसे हैं, यहाँ तो इवापोरेशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना, और पुअर ड्रेनेज है, जिस वजह से सॉल्ट रह जाता है मिट्टियों में। इवापोरेशन हो जाता है सारा, मिट्टी में नमक ही नमक रह जाता है, गीलापन सारा खत्म। बाकी इंडिया में इसकी लोकेशन ही हटी हुई है, गुजरात राजस्थान लिखा हुआ है, और एक दो इलाके हरियाणा में भी लिखा हुआ है, पंजाब है यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है। बाकी पॉइंट्स क्या क्या याद रखेंगे हम इस टॉपिक से, सॉइल, कुछ सॉइल्स है जैसे कि माउंटेन सॉइल और डेजर्ट सॉइल, ये ज्यादातर इरोजन से इरोड हो जाती हैं अगर इसको आप ढंग से प्रॉपरली हैंडल नहीं करोगे, ये ज्यादातर इरोड हो जाएंगी। और सॉइल फर्टिलिटी की बात अगर हम करें तो फर्टाइल जैसे कि एलुवियल और ब्लैक सॉइल है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एलुवियल पार्ट में। और इंडिया का एग्रीकल्चर, इंडिया के एग्रीकल्चर में एलुवियल और ब्लैक सॉइल। बाकी अगर हम बात करें, अगर इन्हें मैनेज करेंगे ढंग से तो ठीक है, नहीं तो ये भी ओवर यूज करोगे तो फिर ये भी प्रॉब्लम दे सकता है आपको। सॉइल को कैसे बचाएंगे, टेरेस फार्मिंग करके और एफोरेस्टेशन करके, वाटर को ढंग से मैनेज करके, है ना। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन इज द रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, वाटर एंड ह्यूमन एक्टिविटीज। तो सॉइल इरोजन क्या है ना, देखो, जो हमारी टॉप सॉइल होती है, हमें पता है ऊपर की जो टॉप मोस्ट होती है लेयर जो होती है अर्थ की, वो हमारी सॉइल होती है। तो वो नेचुरल फोर्सेस की वजह से रिमूव हो जाए, जैसे हवा हवा से उड़ जाए या पानी से बह जाए या हमारे इंसानी कारण की वजह से, तो ये हमारा कहलाता है सॉइल इरोजन, सॉइल का इरोड हो जाना। एक तरीके से मान लो कोई कोई आपने कवर लगा रखा है किसी चीज पे सेफ्टी के लिए और वो बड़ा यूजफुल है, अब उसको उखाड़ के हटा देना, दिस इज सॉइल इरोजन, ठीक है। और बोलता है कि जो टॉप सॉइल होती है ना, सबसे ऊपर की सॉइल, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल पार्ट होता है सॉइल का, सबसे फर्टाइल पार्ट होता है। और उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट को ग्रो करने के लिए, मतलब वही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जो भी प्लांट ग्रो होता है वो सारे न्यूट्रिएंट उसी के पास है, और अब वही हट रहा है। सिंपल मतलब है वॉशिंग अवे और ब्लोन ऑफ, या तो वॉश अवे हो जाना या फिर ब्लोन ऑफ, उड़ जाना हवा में, ऐसा समझ लो। और इससे सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है, जिस वजह से एग्रीकल्चर पे अफेक्ट आता है। कारण क्या है? नेचुरल कारण जो हमें पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा रेनफॉल हो जाए या बाढ़ आ जाए जो मिट्टी को उखाड़ के ले जाए, या विंड इरोजन हवा के जरिए, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग विंड्स आ जाए, है ना, या अर्थक्वेक आ जाए, या वोल्केनिक एक्टिविटीज हो जाए। आज के टाइम पे तो नहीं होता वोल्केनिक एक्टिविटीज, लेकिन अर्थक्वेक, भूकंप आ जाए, भूकंप से पृथ्वी जहां भी आ रहा है वहां की लैंड खराब हो जाए। इंसानी कारण जैसे हम लोग पेड़ हटा देते हैं,
तो मिट्टी हम वहां से हटा रहे हैं ना, एक तरीके से मिट्टी कमजोर कर रहे हैं हम लोग। या फिर ओवर ग्रेजिंग, हम ऑलरेडी बार बार पढ़ चुके हैं ओवर ग्रेजिंग के बारे में। या ढंग से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ना करना हो, जैसे मान लो मोनोक्रॉपिंग, मतलब सिर्फ एक ही क्रॉप एक ही पूरे साल में उगाते रहना, वही उगाते रहना, वही उगाते रहना। इससे क्या होगा, जो वो सारे न्यूट्रिएंट है वो एक तरीके का न्यूट्रिएंट सारा खा जाएगी, वो सब कमजोर कर देगी। इसीलिए कौन सी क्रॉपिंग करनी चाहिए, मल्टीपल क्रॉपिंग करनी चाहिए या क्रॉप रोटेशन करना चाहिए, है ना। बाकी हम रोड बना रहे हैं, बांध बना रहे हैं, ये सबसे हमारा जो वेजिटेशन है, जो भी पेड़ मिट्टियों में पेड़ पौधे उग रहे हैं, वो सब खत्म होता जा रहा है, सॉइल डिस्टर्ब हो रही है। इससे प्रभाव क्या होते हैं, जो सॉइल इरोजन है, जो सॉइल उखड़ रही है, खराब हो रही है, उसके कारण उससे इफेक्ट क्या, उससे क्या फर्क पड़ता है, तो इससे फर्टाइल सॉइल जो है वो हम खोते जा रहे हैं। दूसरा, जो भी हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, जो भी खेती उग रही है उसकी प्रोडक्टिविटी, पैदावार कम हो रही है, जिस वजह से फूड की स्केर्सिटी आ रही है, मतलब फूड कम प्रोड्यूस हो रहा है पहले के मात्रा में, ठीक है, क्योंकि जमीन कम हो रही है, चांसेस होंगे इससे कम होना है। दूसरा, सेडिमेंटेशन, नदी और तालाबों में वाटर की क्वालिटी कम हो जाती है इस वजह से, ठीक है ना। डेजर्टिफिकेशन, इलाके सूखे पड़ने लग जाते हैं, ठीक है। और अगला है फ्लडिंग। फ्लडिंग मतलब बाढ़ आ जाना, जब भी जनरली कोई भी वाटर होती है वो ड्रेन्स होती है, बहा के अपने साथ मिट्टियों को ले जाती है, इसकी ये कारण हो जाते हैं सॉइल इरोजन के, इस इन वजह से सॉइल इरोजन हो जाता है। लेकिन अब आप सॉइल इरोजन को बचाव कैसे कर सकते हो, तो मिट्टी को बचाना है, मिट्टी को बचाने के लिए अफॉरेस्टेशन कर लो, फिर से पेड़ लगा लो, या फिर कॉन्टोर प्लगिंग कर लो। अब देखो टेरेस फार्मिंग, कॉन्टोर प्लगिंग हम समझ गए, टेरेस फार्मिंग जनरली स्टीप स्लोप पे होती है, ठीक है ना, और कॉन्टोर प्लगिंग भी वहीं पर होती है। बट इसमें जनरली हम क्या करते हैं, हम उस पर एक बैरियर, बिल्कुल सही, बैरियर बनाते हैं हम, ठीक है ना। तो कॉन्टोर प्लगिंग हो, बाकी फिर गली प्लगिंग हो गई, जिसमें हम कुछ नहीं है, नदी बह रही है या कहीं पे पानी जब ओवरफ्लो हो जाता है तो कहीं पे बह के आ जाता है, तो उसको वहां पे बंद कर देना, पत्थर या फिर कोई जगह बना देना जहाँ बांध बना देना, एक तरीके से रोक देना। या विंड ब्रेक्स, शेल्टर बेल्ट, जिसका हमने एक बेस्ट एग्जांपल पढ़ा था, अपने खेतों के आसपास पेड़ पौधे उगा के रखो तो हवा के साथ वो बहे ना। वाटर को हार्वेस्ट करो, मतलब कलेक्ट करो पानी को पॉन्ड्स, तालाबों में या रिजर्वर में, ठीक है ना, इस तरीके से जिससे आप सोइल इरोजन बचा सको, पानी बहे ना एकदम से। बाकी क्रॉप रोटेशन करो और इंटर क्रॉपिंग करो, ठीक है ना। क्रॉप रोटेशन जनरली आप ऑलरेडी मैं समझा चुका था, इंटर क्रॉपिंग मतलब एक के अंदर ही दूसरी दूसरी खेती करना, और क्रॉप रोटेशन करते रहो, टाइम टू टाइम दूसरी दूसरी खेतियां करते रहो, ठीक है ना। अच्छा ध्यान समझना, क्रॉप रोटेशन जो मैंने पढ़ाया था, ध्यान सुनो, जो क्रॉप रोटेशन अपन ने पढ़ा था ना, इसमें और इंटर क्रॉपिंग में हल्का सा डिफरेंस है। क्रॉप रोटेशन में एक ही खेत में दो खेती करना, और इंटर क्रॉपिंग में भी यही है, एक ही खेत में दो खेती करना। लेकिन एक खेत एक साथ, जैसे मान लो गेहूं और चावल, मान लो फॉर एग्जांपल गेहूं और चावल की खेती कर रहे हैं, तो गेहूं की खेती एक लाइन, फिर दूसरी चावल की, फिर गेहूं की, फिर चावल की, ये इंटर क्रॉपिंग है। और क्रॉप रोटेशन एक पर्टिकुलर टाइम के दौरान, जो हमने मल्टीपल क्रॉपिंग पढ़ी थी ना, वो क्रॉप रोटेशन है, एक टाइम पे कुछ और खेती करी, फिर कुछ टाइम बाद कुछ और खेती करी, वो क्रॉप रोटेशन है। जो मैं आपको कल समझाया था वो इंटर क्रॉपिंग थी। क्रॉप रोटेशन मतलब एक टाइम पे कुछ और खेती करना, फिर थोड़े टाइम बाद कुछ और, मतलब मल्टीपल क्रॉपिंग ही क्रॉप रोटेशन है, ठीक है। आगे चल, मल्चिंग क्या होता है, स्प्रेडिंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक क्रॉप रेजिड्यूज ओवर द सॉइल सरफेस टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम विंड एंड वाटर इरोजन। तो देखो क्या करना, जो भी आपके ऑर्गेनिक मैटर है, जो भी आपका ऑर्गेनिक वस्तु है, जो भी चीजें, उनको क्या करना, उसको जैसे कि क्रॉप रेजिड्यूज हो गया, उसको क्या करना, फैला देना अपनी सॉइल की सरफेस से, जिससे आप हवा या पानी के इरोजन से बच सकते हो। तो जनरली आपकी कोई भी ऑर्गेनिक मैटर हो, कोई भी ऑर्गेनिक चीजें हो, उसको चारों तरफ फैला देना, जिससे वो बहे ना फैल के, ठीक है ना। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, बीच में एक चीज दिखाई दे रही है, बीच में आपको व्हाइट व्हाइट कलर की, है ना। मल्चिंग जनरली कुछ नहीं है, मल्चिंग में लिखा हुआ है, और अगर देखोगे तो कहता है कवर करना सॉइल को अराउंड प्लांट्स विद अ लेयर ऑफ मटेरियल, लाइक जैसे कि स्ट्रॉ या फिर लकड़ी की कोई चीज हो गई, जिससे हम अपनी खेती जो है ना, मिट्टी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिससे वो और इधर उधर ना फैले, समझ रहे हो, बचाव कर रहे हैं। जैसे आप देखो यहाँ पर ये इसमें कर रखा है, तो एक बाउंड्री बना देना, जिससे बचाव होता रहे, बहे ना हमारी मिट्टी भी, फ्लो ना कर जाए, जैसे देखो यहाँ इस तरीके से एक ही खेतों में, ताकि वो जो भी मिट्टी जहाँ पौधे उग रहे हैं वो इधर उधर ना हो जाए, टेढ़े मेढ़े इधर उधर ना चले जाए, उसको एक ही जगह प्रोटेक्ट करके रखना, ठीक है ना। और कंट्रोल्ड ग्रेजिंग की अगर हम बात करें, तो कंट्रोल ग्रेजिंग में अगर हम देखें तो अलाउ करता है एनिमल्स को, मतलब जनरली वही जो भी फसलें हैं उन्हें काट काट के जानवरों को अलग से खिला देना, उनको ओवर ग्रेजिंग ना करने देना। लास्ट टॉपिक हमारा, इसके में क्या क्या याद रखें, देखो एक इसमें भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोग्राम चलाया जो है वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ठीक है। और एक है नेशनल अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, जिसमें हम सोइल इरोजन को
सोइल इरोजन होने से बचते हैं और लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं। बाकी तो टेरेस फार्मिंग ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, बेसिक है, इसमें कुछ नहीं है। टेरेस फार्मिंग जो कहाँ कहाँ पे चलती है, और हमारा ये चैप्टर बेसिक कंप्लीट हो चुका है।